सोचो कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जाए जहां कल्टीवेटर्स और मार्शल आर्टिस्ट्स घूमते हैं इनसेन पावर्स के साथ। सपना लगता है ना? गलत। सरवाइव करने के लिए तुम एक ही रास्ता चुनते हो, डिमोनिक कल्टीवेशन। पावर तो बेमिसाल है, लेकिन कीमत, हर कोई तुमसे नफरत करता है, तुम विलन बन जाते हो। हर राइचस सेक्ट तुम्हारा शिकार करती है जैसे तुम कोई फाइनल बॉस हो। जब लगता है कि तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है, किस्मत तुम्हारे साथ खेलने लगती है। एक प्राचीन आईना तुम्हें दूसरी डिमेंशन में खींच लेता है और बूम, तुम ज़ोंबी अपोकलिप्स के बीच में हो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, तुम्हारी डिमोनिक आर्ट्स ये इस दुनिया के लिए परफेक्ट हैं। तुम ट्रांसेंडेंट ह्यूमंस को, बेसिकली सबसे ताकतवर लोगों को, अनस्टॉपेबल ओवरपावर्ड ज़ोंबीज में बदलना शुरू करते हो। तुम एक आर्मी बनाते हो, और जब आईना तुम्हें वापस उस दुनिया में भेजता है, तुम वही नहीं रहे। अब तुम एक मॉन्स्टर हो, किसी की सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग। और सबसे अच्छी बात, तुम वर्ल्ड्स के बीच जंप कर सकते हो। वो राइचियस सेक्ट्स जिन्होंने तुम्हारा शिकार किया था, वो अपने हर फैसले पर पछताने वाले हैं। सब कुछ शिन्ही सिटी में शुरू होता है, जहां वूजी सेक्ट के बारे में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही हैं, जो अपनी भयानक डिमोनिक आर्ट्स के लिए बदनाम है। डर ने शहर को जकड़ लिया है, लेकिन कुछ लोग भीड़ को यकीन दिलाते हैं कि राइचियस कल्टीवेटर्स आए हैं सेक्ट को खत्म करने के लिए। इसी बीच एक मिस्टीरियस फिगर वहां से गुजरता है और किसी सीक्रेट टेक्निक से सब कुछ सुन लेता है। वो रुकता है, अपनी हैट झुकाता है और पीछे मुड़ता है। वो बुदबुदाता है, लगता है मैं यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता। इन बास्टर्ड्स ने मुझे 1 साल से ज्यादा समय से हंट किया है। कैसी किस्मत है ऐसे जीने की। ये हैं चू सेन, हमारा प्रोटोगोनिस्ट। और पता है क्या, वो वूजी सेक्ट का एक इनर डिसाइपल है। वो सेक्ट जो लोगों और राइचस कल्टीवेटर्स को पागल बना देता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, वो इस दुनिया का भी नहीं है। चू शेन एक अर्थलिंग है जिसे चागन कॉन्टिनेंट में फेंक दिया गया, बिना फैमिली के, बिना बैकग्राउंड के, नो चीट सिस्टम, नो मैक्स्ड आउट स्टैट्स और ना कोई गर्ल या गाय। लेकिन एमसी इसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसने अपने हाथों में मामला लिया। डिमोनिक कल्टीवेशन के डार्क पाथ पर चलते हुए शेयर ग्रिट और रूथलेस डिटर्मिनेशन से उसने वूजी सेक्ट में अपनी जगह बनाई। युगुआ का सबसे बड़ा और मजबूत सेक्ट। सर्वाइव करने के लिए उसने सब कुछ मास्टर किया। वर्म कल्टीवेशन, पॉइजन आर्ट्स, डिस्गाइज, कॉर्प्स पपेट्री, नाम लो। और वो है, सालों की रिलेंटलेस मेहनत के बाद आखिरकार वो चाई रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंचा, सेक्ट एल्डर्स द्वारा इनर डिसाइपल बनने के लिए तैयार। लेकिन किस्मत के और प्लान्स थे। अचानक सेक्ट का फर्स्ट एंसेस्टर पागल हो गया और मर गया। वूजी सेक्ट को वल्नरेबल छोड़ गया। 5 मेजर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ने हमला किया, उन्हें डिमोनिक कल्ट बताया और बेरहमी से मार डाला। वूजी सेक्ट खत्म हो गया। इसके डिसाइपल्स का कत्लेआम हुआ। कुछ बचे हुए, जैसे चू शेन, अब जानवरों की तरह शिकार किए जा रहे थे। प्रेजेंट में चू शेन अंधेरी दीवार के सहारे झुका। उसकी हैट जमीन पर गिरी जैसे ही दर्द की लहर उसे मारी। उसकी आवाज तनी हुई थी, डेस्पिरेशन से कांप रही थी। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन और सोल सीजर आर्ट। इसे बहुत ज्यादा ब्लड एसेंस चाहिए। वर्म्स को खिलाना, फ्लैश और ब्लड। अगर मुझे जल्द रिसोर्सेज नहीं मिले तो बैकलैश मुझे मार देगा। लेकिन उसने दांत भींचे, खुद को आगे धकेला। एक ठंडा संकल्प उसकी नजरों में भर गया। आज वो किसी से मिलने जा रहा था, एक बचा हुआ जूनियर डिसाइपल, रिसोर्सेज की उसकी एकमात्र उम्मीद। वो पीछे एक बार की तरफ मुड़ा और एक नीली क्लोक में लिपटी फिगर को अकेले बैठे देखा। फिगर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, जैसे चू शेन नर्वस स्माइल के साथ पास आया। जूनियर डिसाइपल ने सावधानी से उसका स्वागत किया। ब्रदर चू शेन, तुम आखिरकार आ गए। तुम अच्छे नहीं लग रहे। सब ठीक है ना? चू शेन की नज़र ठंडी थी, उसकी तेज आंखें कोई इमोशन नहीं दिखा रही थीं। जब उसने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, तुम आइटम्स लाए हो, जूनियर ब्रदर हिचकिचाया, नर्वसली इधर उधर देखते हुए। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। ब्रदर, तुम अभी भी हमारे सेक्ट की टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को पता चल गया तो तुम मर जाओगे। चू शेन का एक्सप्रेशन गहरा हुआ। एक शार्प एज उसके शब्दों में आई जब उसने जवाब दिया। उसका टोन आइसी और फ्रस्ट्रेशन से भरा। उन्होंने पहले ही हमें मौत की सजा सुना दी है। चाहे मैं डिमोनिक आर्ट्स कल्टीवेट करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? जूनियर डिसाइपल के हाथ फंबल करते हुए डीमन बीस्ट ब्लड बीड्स का एक बैग सौंपा। उनकी क्रिम्सन ग्लो चू शेन की आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन फिर उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ी। उसकी इंस्टिंक्ट्स चिल्लाईं। उसका शरीर तना जैसे ही उसने डिस्क्रीटली अपनी लिसनिंग टेक्निक एक्टिवेट की। उसके कान में एम्बेडेड छोटी स्नेल जीवित हो गई और जो उसने सुना उससे उसमें ठंडा गुस्सा भर गया। एक ट्रेटर का इस्तेमाल करके इन वूजी के बचे लोगों को बाहर निकालना, यह कभी फेल नहीं होता। एक बार उसे कैप्चर कर लें, उसका सामान छीन लें और उसे ड्राई कर दें, हम अमीर हो जाएंगे। धोखा। चू शेन की मुट्ठियां सफेद हो गईं जब उसने बीड्स को कसा। उसका शांत बाहरी रूप उसके अंदर के तूफान को छुपा रहा था। जूनियर ब्रदर, मुझे अभी भी ब्लड स्पिरिट पिल्स चाहिए, तुम ला सकते हो? शेन की आवाज शांत लेकिन कमांडिंग थी। उसकी ठंडी नजर अपने जूनियर ब्रदर पर टिकी। छोटे आदमी ने हिचकिचाते हुए अनकंफर्टेबल होकर जवाब दिया, मेरे पास कुछ हैं, लेकिन
वो यूजुअली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए होती है। उसकी आवाज रुकी जब रियलाइज हुआ और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अंकल लूज और बाकियों को ढूंढ लिया? वो अपनी सीट से उछला। उसका एक्साइटमेंट लगभग छुआ जा सकता था, लेकिन शेन का एक्सप्रेशन नहीं बदला, बल्कि उसकी नाजार और शार्प हो गई। ऐसे सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। उसकी आवाज बर्फ जितनी ठंडी थी, किसी आर्ग्यूमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ती। अगर तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट पिल है तो जल्दी निकालो। उसके टोन में अचानक आई ठंडक ने छोटे आदमी को जगह पर जमा दिया, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखों में खुशी की जगह गुस्सा आ गया। ब्लड स्पिरिट पिल महंगी है, जूनियर ब्रदर बोला, उसकी आवाज बढ़ती हुई। सीनियर ब्रदर, शायद तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? लेकिन फिर एक चालाक मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे उसने थोड़ा झुकते हुए कहा, उसकी आवाज कुछ ज्यादा सोची समझी होती हुई। अगर तुम मुझे अंकल लू के पास ले चलो और हमें उनके जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर से प्रोटेक्शन मिल जाए तो मैं तुम्हें ये फ्री में दे दूंगा। वो एक पल रुका ताकि उसके शब्द समझ आ जाएं, और फिर बोला, मैं एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी दूंगा। एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन जो 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है। ऑफर छोटी नहीं थी, लेकिन शेन नहीं हिला। उसके होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़े जब उसका हाथ उसकी ठोड़ी की तरफ बढ़ा। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था, हालांकि खतरा ज्यादा है, लेकिन देखते हुए कि तुम कितने सिंसियर हो। उसने अपना खुद का मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन सौंपा शांत तरीके से। उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसके पास पहले से ही एक प्लान था इसे वापस लेने का। बिना एक और शब्द के दोनों बार से निकल गए। उनके बीच तनाव सतह के नीचे उबल रहा था। अंधेरे से एक ग्रुप ऑफ मेन ने उनके जाने को देखा, खतरनाक मुस्कानों के साथ। हीलियम उसके साथ गया, उनके लीडर ने कहा, उसकी आवाज बुराई से भरी। अप्रत्याशित तरीके से आज हमने एक बड़ी मछली पकड़ी है। उसकी मुस्कान चौड़ी हुई जब उसने कंटिन्यू किया, अगर हम एक और फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को पकड़ लें, रिवॉर्ड शानदार होंगे। सिर्फ सेक्ट के मेरिट रिवॉर्ड्स नहीं, बल्कि मरे हुए की संपत्ति भी खुद कल्टीवेशन पर समय बर्बाद करने से कहीं ज्यादा वर्थ होगी। लोग अंधेरे से हंसे, उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। जब वे अपना ट्रैप सेट करने के लिए चले, टेंपल में माहौल हर कदम के साथ अंडरग्राउंड टनल में और भारी होता गया। नम हवा उनकी स्किन से चिपकी और झिलमिलाती टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां डाल रही थी। जूनियर ब्रदर ने खामोशी तोड़ी, उसकी आवाज तारीफ और बेचैनी दोनों से भरी। सीनियर ब्रदर अभी भी सबसे भरोसेमंद है। ये छोटा कोर्टयार्ड और अंडरग्राउंड टनल सच में बेदाग है, लेकिन हमें कितना और चलना है। उसकी आवाज थोड़ी कांपी जब उसने इधर उधर देखा। बढ़ता अंधेरा उसकी घबराहट को खा रहा था। हम लगभग पहुंच गए, शेन ने जवाब दिया। उसका टोन स्थिर और भावनाहीन था, लेकिन फिर वो अचानक रुका। पीछे मुड़कर अपने जूनियर ब्रदर को देखते हुए उसकी क्रिम्सन आंखें मध्यम रोशनी में हल्की चमक रही थीं और उसके होंठ एक डरावनी मुस्कान में मुड़े। लेकिन अगर तुम जल्दी में हो जूनियर ब्रदर, उसकी आवाज गिरी, बुराई से टपकती हुई। सीनियर ब्रदर तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए रहेगा। फिर इससे पहले कि छोटा आदमी शब्दों को समझ भी पाता, शेन ने वार किया। हमले की ताकत बेरहम थी। जूनियर ब्रदर को पीछे की तरफ उड़ाते हुए उसका शरीर टेंपल डोर से टकराया। लकड़ी और पत्थर तोड़ते हुए बाहर खुरदरे पत्थर के फर्श पर फिसला। बाहर के घात लगाने वाले हैरान और शॉक्ड थे, कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वे अपने घायल साथी की तरफ भागे। खून जमीन पर फैल गया जब हिलांग ने अपने बुरी तरह घायल शरीर को उठाने की कोशिश की। उसकी आवाज कमजोर लेकिन जरूरी थी। नीचे, उसके शब्द हांफते हुए बाहर आए जब उसने एक कांपते हाथ से टेंपल की तरफ इशारा किया। चू शेन और लुजिन सोंग दोनों नीचे हैं, मेरी चिंता मत करो, उन्हें भागने नहीं दो। बाहर के घात लगाने वाले उसके शब्दों पर हरकत में आए। अंदर घुसो, सबको मार दो, उनके लीडर ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज तेज और हुक्म देने वाली। वे स्टेयर्स से नीचे घुसे, लेकिन जब वे बॉटम पर पहुंचे, वे अपने सामने के दृश्य को देखकर जम गए। एक सूखी लाश जमीन पर पड़ी थी, उसकी स्किन हड्डियों से चिपकी हुई, जैसे उससे सारी जिंदगी निकाल दी गई हो। हाँ, किसी ने बुदबुदाया, उनकी आवाज उलझन से कांपती हुई। मास्टर, यहां एक सूखी लाश है। लीडर आगे बढ़ा, उसका एक्सप्रेशन काला होते हुए। जब वो बॉडी के पास बैठा, अपने जादू के एक झटके से उसने सीन को परखा। उसकी आवाज गंभीर थी जब उसने फुसफुसाया, कितना बेरहम है, स्किन और खोपड़ी को उतार दिया गया है। उसकी आंखें चौड़ी हुईं जब समझ बिजली की तरह उसे मारी। क्या ये हिलियांग है? उसकी आवाज घबराहट से फटी जब वो अपने पैरों पर उछला। उसकी दृष्टि स्टेयर्स की तरफ घूमती हुई। बाहर वाला चूशियन है, वापस जाओ, हम धोखा खा गए हैं दूर, जिंगा सिटी के बाहर। शन ने इंसानी चमड़े का मास्क फाड़ा, उसका चेहरा घृणा में मुड़ते हुए जब उसने इसे जमीन पर फेंका। अस्थाई इंसानी चमड़े का मास्क पहनना सच में असहज है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें संकरी हुईं जब उसने उन घटनाओं पर सोचा जो अब भी हुई थीं। लिसनिंग बग्स की वजह से मैं पहले से घात को समझ पाया और हेलियांग के विश्वासघात को पकड़ पाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके टोन में कड़वाहट की एक झलक रही। लेकिन चाहे मैं अभी के लिए भाग लूं, मैं हमेशा के लिए कैसे भाग सकता हूं?
उसने दूरी में देखा, उसके विचार और भारी होते हुए। क्या मुझे उन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स में भी शामिल होना चाहिए? नहीं, यह संभव नहीं है। अगर मैंने ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की तरफ रास्ता बदला तो मुझे अपनी सारी पिछली कल्टीवेशन छोड़नी होगी, जिसमें प्रतिक्रिया का बड़ा खतरा है। उससे भी ज्यादा मेरी योग्यता के साथ राइचियस टेक्निक्स कल्टीवेट करना शायद मतलब है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक भी कभी नहीं पहुंचूंगा। सिर्फ डिमोनिक आर्ट्स अपनी कम थ्रेशोल्ड्स और तेज नतीजों के साथ मुझ जैसे किसी को अमरता का मौका दे सकती है। उसकी आवाज स्थिर थी, शांत दृढ़ संकल्प से भरी। बाद में एक चमकती केव में चूशियन ने अपनी लूट को देखा। उसके हाथ उत्सुकता से कांप रहे थे। उनमें वूजी सेक्ट ट्रेजर वॉल्ट से एक रहस्यमय आर्टिफैक्ट था। जब उसने इसे चालू किया, एक बर्बाद अपोकलिप्टिक सिटी का विजन दिखा। उसके थ्रू एक झटका भेजते हुए, ये अर्थ जैसा क्यों दिख रहा है? मेरी अर्थ लेकिन तबाह हुई। क्या हुआ? इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, आर्टिफैक्ट ने उसे अंदर खींच लिया और वो उजाड़ वेस्टलैंड में लड़खड़ाया। उसकी आंखें डर में चौड़ी होती हुई उसके सामने के दृश्य पर एक ज़ॉम्बी एक लाश को चबा रहा था। ज़ॉम्बीज, ये क्या है? मरे हुए उसके चारों तरफ घेर आए, उनकी कराहें उसके खून को ठंडा करती हुई। लेकिन चू सियान की जीने की इंस्टिंक्ट्स गरजती हुई जिंदा हो गईं। खून के लाल कीड़े उसके हाथों से फटे, ज़ॉम्बीज को जंगली सटीकता के साथ काटते हुए। उसने हैरान होते हुए देखा जब कीड़े ज़ॉम्बीज के मांस पर पनपे। एक विकृत उम्मीद उसके अंदर जलती हुई। रुको, क्या ज़ॉम्बीज जीवित प्राणी गिने जा सकते हैं अगर मैं उनके मांस और खून का इस्तेमाल करूं अपनी टेक्निक्स कल्टीवेट करने के लिए और कीड़ों को खिलाने के लिए? उसकी काली मुस्कान वापस आई, उसका दिल रोमांच से धड़कता हुआ जब कीड़े दावत कर रहे थे। ये पूरी सिटी नहीं, ये पूरा प्लैनेट मेरा रिसोर्स पूल बन जाएगा। ज़ॉम्बीज को मारने से स्वर्गीय सजा नहीं मिलेगी। मैं आजादी से कल्टीवेट कर सकता हूं। मैं आखिरकार वो पा सकता हूं जिसका मैंने कभी सपना तक नहीं देखा था, अमृता। जैसे और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़े, चूशियन लंबा खड़ा हुआ। उसके ब्लड वर्म्स उम्मीद में लहरा रहे थे। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, अटल संकल्प से भरी। शाश्वत जीवन, चाहे कोई भी कीमत हो। सड़ते ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस के पहाड़ पर चूशियन लंबा खड़ा था। उसका लंबा रोब खून से सना और उसकी क्रिम्जन आंखें संतोष से चमक रही थीं। एक मुस्कान उसके होंठों पर खींची जब उसने घोषित किया, बस थोड़े ही समय में मैंने ची रिफाइनिंग की 4वीं से 5वीं लेयर तक छलांग लगा ली है। ये जगह सच में डिमोनिक आर्ट्स कल्टीवेट करने के लिए एक पवित्र भूमि है। उसके नीचे कमजोर ज़ॉम्बीज बेमतलब इधर उधर घूम रहे थे, शिकार ढूंढते हुए। चूशियन ने उन पर नीचे देखा, प्रभावित नहीं। हालांकि खुद ज़ॉम्बीज का शिकार करना और उनकी एनर्जी सोखना बहुत परेशानी वाला है। अब समन्ड कॉर्प्सेस बनाने का समय है ताकि वो मेरे लिए काम करें। उसने अपनी कनपटी रगड़ी और सांस ली। उसकी नफरत साफ थी, लेकिन कॉर्प्सेस बनाने के लिए मजबूत बॉडीज चाहिए जो गहरी नाराजगी से भरी हों। सामग्री के तौर पर तभी बनाई गई कॉर्प्सेस की अच्छी क्षमता होगी। उसकी दृष्टि उसके नीचे दयनीय ज़ॉम्बीज पर वापस आई। उनकी सुस्त हरकतें और खाली आंखें उसे परेशान कर रही थीं। ये लोग बेकार कचरा, इनके साथ काम करना नामुमकिन है। अपनी मुद्रा को सीधा करते हुए उसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे क्रॉस की, एक कमांडिंग नेपोलियन पोज में, और घोषणा की, चलो ठीक है, अभी के लिए मैं इस जगह को अस्थायी बेस के रूप में इस्तेमाल करूंगा। इतने बड़े मॉल में मुझे नए उपयुक्त टारगेट्स मिल जाने चाहिए। दृश्य एक चश्मे वाले आदमी पर बदला। उसका चेहरा डर से पीला, भूखे ज़ॉम्बीज की भीड़ से घिरा हुआ। वो डेस्परेटली चिल्लाया, टाइगर ब्रो, प्लीज मुझे बचाओ। उसकी आंखें एक ब्लॉन्ड आदमी की तरफ घूमी जो घमंड से ऊपरी फ्लोर पर खड़ा था, सप्लाईज का एक बैग पकड़े हुए। क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक मैं ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता हूं तुम मुझे बचाने आओगे जब तुम रिसोर्सेज इकट्ठा कर लो? मेरी माँ और बहन को अभी भी मेरी जरूरत है, मैं यहां नहीं मर सकता। लेकिन ब्लॉन्ड आदमी का जवाब कुछ भी हमदर्दी वाला नहीं था। एक बुरी मुस्कान के साथ उसने ताना मारा, अरे यार, मुझे लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी माँ कल मर गई। कैसे लिनुआन गैंग एक 60 साल की औरत पर रिसोर्सेज बर्बाद कर सकता है? चश्मे वाला आदमी अविश्वास में जम गया, उसकी आवाज कांपती हुई। तुमने क्या कहा? ब्लॉन्ड आदमी ने लापरवाही से कंधे उचकाए, जाने के लिए मुड़ते हुए। मेरे लिए अपनी जान देने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। चश्मे वाला आदमी निराशा में चिल्लाया जब ज़ॉम्बीज पास आए। उसके मांस में फाड़ते हुए अपनी आखिरी सांस के साथ उसने श्राप दिया, तंगनहू, तुम्हें जरूर अपना बदला मिलेगा। लेकिन तंगहू, ब्लॉन्ड आदमी, सिर्फ अंधेरे से हंसा जब वो अपने सप्लाईज के साथ भागा। कौन सा बदला? इस दुनिया के नियम हमेशा से ताकतवर की जीत रहे हैं। उसे पता नहीं था कि कोई देख रहा था। अंधेरे से चू कियन ने दृश्य को एक हिसाब लगाती हुई दृष्टि से देखा। एक विकृत योजना उसके दिमाग में बनी जब उसने खुद से बुदबुदाया, रुको, एक पल रुको। इस आदमी का शरीर काफी शानदार है, कॉर्प्स बनाने के लिए सही सामग्री। तंगहू अपनी जगह में रुका,
खतरा महसूस करते हुए वो छू सियान को डरावने ढंग से खड़े देखने के लिए मुड़ा। उसका अजीब आउटफिट और ऑरा तुरंत उसे बेचैनी से भर गया। एक डैगर निकालते हुए तंगहू गुर्राया, तुम कौन हो? चू सियान के होंठ एक खतरनाक मुस्कान में मुड़े। मेरा मतलब है, तुम्हारा शरीर काफी अच्छा है, तुम मेरे लिए एक अच्छा नौकर बनोगे। तंगहू का चेहरा गुस्से में मुड़ा। तुम मौत को बुला रहे हो? उसने दहाड़ा, छू सियान पर अपनी डैगर के साथ झपटते हुए। लेकिन इससे पहले कि ब्लेड अपने निशाने तक पहुंचती, एक लाल चमक हवा में काटी। तंगहू हैरानी में पीछे लड़खड़ाया। अपनी टूटी डैगर को देखते हुए स्रोत, एक ब्लड वर्म, लहरा रहा था और ब्लेड को टुकड़ों में काट रहा था। तंगहू ने अपनी खून बहती हथेली पकड़ी। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। डर उसकी आवाज में घुस गया जब उसने सोचा, ये आदमी वो कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है क्या? वो भी एक ट्रांसेंडेंट बीइंग है। मैं उसे किसी भी तरह से हरा नहीं सकता। जल्दी से रणनीति बदलते हुए तंगहू ने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान लगाई। मेरा ब्रदर इन लॉ शाओहोंग लिनुआन गैंग का है, उसकी खातिर मुझे जाने दो। तुम ये बैग ऑफ सप्लाईज भी ले सकते हो। छू सियान ने एक भौं उठाई। प्रभावित नहीं? लिनुआन गैंग? तंगहू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। क्या तुम नहीं जानते लिनुआन गैंग दोंगवू सिटी की सबसे बड़ी संगठन है। मेरा ब्रदर इन लॉ शाओहोंग लीडर है और एक ट्रांसेंडेंट। वो मुझसे 10 गुना ज्यादा मजबूत है। छू सियान अंधेरे से हंसा, उसकी आवाज मजाक से भरी। अगर वो तुम जैसे एक आम इंसान से सिर्फ 10 गुना मजबूत है तो चिंता की कोई बात नहीं। इससे पहले कि टैंगहू जवाब दे पाता, छू सियान के ब्लड वर्म्स ने वार किया। उसे हवा में बांधते हुए टैंगहू दहशत में चिल्लाया जब उसे एक सुनहरे रिचुअल कॉल्ड्रन की तरफ खींचा गया, चमकते लाल निशानों और 4 खोपड़ियों से घिरे। एक बार जब मैं तुम पर अपनी सीक्रेट टेक्निक से इस्तेमाल करूंगा, छू सियान ने ठंडे से समझाया, तुम एक मजबूत कॉर्प्स सोल्जर बन जाओगे। टैंगहू ब्लड वर्म्स के खिलाफ लड़ा, उसकी आवाज टूटती हुई। रुको रुको, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो? छू सियान पास झुका, उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि इस दुनिया का नियम ताकतवर की जीत है? तुम जैसे किसी को मारने से मेरे कर्मा में कमी भी नहीं आएगी। अपनी उंगली के एक झटके से छू सियान ने टांगहू को उबलते कॉल्ड्रन में छोड़ दिया। टैंगहू की दर्द की चीखें हॉल में गूंजी। धीरे होती हुई जब उसका शरीर उबलते तरल में घुल गया, कुछ पलों बाद खोपड़ियों की तरह का नीला तरल कॉल्ड्रन के किनारों से टपका। छू सियान ने चमकती आंखों से देखा जब रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू हुआ। तुम बस कॉर्प्स बनाने के लिए परफेक्ट हो। कॉर्प्स पपेट सेक्ट की विद्रा कॉर्प्स रिफाइनिंग टेक्निक तुम्हें ब्लेड्स और स्पीयर्स के लिए अभेद्य बना देगी। अपार ताकत के साथ पूरा होने पर तुम एक ची रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर के बराबर होगे। 3 दिन बाद तेज पंजों वाला एक लाल हाथ कॉल्ड्रन से उभरा। टैंगहू का पुनर्जन्म हुआ था। एक ग्रेड 2 कॉर्प्स सोल्जर, चमकती लाल आंखों और उसके पेट में जलती आग जैसी क्रिम्सन रोशनी के साथ छू सियान ने ताली बजाई, मुस्कुराते हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी पहली कॉर्प्स रिफाइनमेंट इतनी सफल रही। एक लाल टावर के रूप में एक जादुई टूल बुलाते हुए, लो ग्रेड मैजिकल टूल, कॉर्प्स नर्चरिंग टावर, इन कॉर्प्सेस को स्टोर करने, पालने और जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। छू सियान चिल्लाया, जांच करो। टूल ने नए यिन कॉर्प्स को एनालाइज किया और उसकी डिटेल्स वापस की। ग्रेड 2 कॉर्प्स सोल्जर, जन्मजात स्पेल्स, ब्लड थर्स्ट टेक्निक, गोल्डन लाइट इनकैंटेशन। छू सियान अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं सका। बुरा नहीं है, ये सिर्फ ग्रेड 2 तक नहीं पहुंची, बल्कि इसकी जन्मजात स्पेल्स एक दूसरे की परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये यिन कॉर्प्स एक ची रिफाइनिंग 4th लेयर कल्टीवेटर के बराबर भी हो सकती है। वो अपनी नई क्रिएशन की तरफ मुड़ा, उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान। मैं तुम्हें शाओसी बुलाऊंगा। अब जाओ और मेरे लिए ज़ॉम्बी का मांस इकट्ठा करो। एक गुर्राहट के साथ शाओसी एक्शन में कूदा, ज़ॉम्बीज के झुंडों को आसानी से फाड़ते हुए। एक पल में वो ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस से भरी शॉपिंग कार्ट के साथ वापस आया, उन्हें ग्रोसरीज की तरह पेश करते हुए। छू सियान आराम से रमेन खाते हुए शाओसी का सिर थपथपाया। अच्छा किया, तुमने मेरी कल्टीवेशन एफिशिएंसी को काफी बढ़ा दिया है। छू सियान ने खुद से सोचा, किसने सोचा होगा कि मेरे जैसा कोई सनशाइन कॉन्टिनेंट में मुश्किल से जी रहा था इस दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु का कमांड है। ये सब उस ब्लड मिरर की वजह से है जो मुझे यहां लाया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा काला हुआ जब उसने अब एकदम काले मिरर को देखा। अफसोस है कि टेलीपोर्टेशन काम करना बंद कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस ज़ॉम्बी से भरे प्लैनेट पर अपनी डिमोनिक आर्ट्स कल्टीवेट करता रहूंगा। जब सही समय आएगा, मैं सुनुअन कॉन्टिनेंट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आऊंगा। और इसके साथ 2 वर्ल्ड्स के डिमोनिक किंग ने अपने अगले कदमों की योजना बनाई। हाई होटल वो जगह है जहां सब कुछ शुरू होता है। एक हाई राइज खून की बारिश होने का इंतजार कर रही। यहां हमें एक हरी जैकेट में कांपता हुआ लड़का मिलता है जो अपना सिर झुकाए डर से हिल रहा है। वो एक ऐसे आदमी से माफी मांग रहा है जो टोजी फुशिगुरो के डरावने खोए हुए कजन जैसा दिखता है। लेकिन वो यहां असली बॉस नहीं है। असली बॉस है शाओहोंग, लिनुआन गैंग का लीडर
और चलो बस इतना कहें कि उसका धैर्य 3 हफ्ते पहले खत्म हो गया। शाओ होंग एक एम्परर की तरह बैठा, उसके पास उसका वुल्फ बीस्ट और उसकी बांह पर एक लड़की लिपटी हुई। हरी जैकेट वाले मूर्ख को एक इतने गंभीर चेहरे से घूर रहा है और सिर इतना चमकदार है कि रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आधे महीने में पता लगा लोगे कि टांग हू का क्या हुआ। वो गुर्राया, उसकी आवाज नीची और डरावनी। हरी जैकेट वाला लड़का प्रैक्टिकली दबाव में कोलैप्स होते हुए अपने घुटनों पर गिरा, भीख मांगते हुए। बॉस, लेकिन शाओ होंग इसे सुनने को तैयार नहीं है। वो आगे झुका, उसका टोन इतना तेज कि स्टील को काट सके। पहले से 1 महीना हो चुका है, कमरा सिकुड़ता हुआ महसूस होता है, हवा तनाव से भारी। शाओ का वुल्फ बीस्ट पास आता है, दांत दिखाते हुए, और हरी जैकेट वाला लड़का बकवास करने लगता है जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर है। क्योंकि खैर है बॉस, मुझे पता चला ब्रदर हू ज़्यूनफाम मॉल में गायब हुआ, लेकिन वहां खतरनाक है। मेरे 2 आदमी पहले से इन्वेस्टिगेशन में गायब हो चुके हैं और मुझे लगता है वहां एडवांस्ड ज़ॉम्बीज हैं। तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ तुम बॉस उनसे डील कर सकते हो। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे शाओ होंग लड़के को छोड़ सकता है। वो अपने वुल्फ बीस्ट को थपथपाता भी है, लगभग सोचता हुआ। तुम सही हो, वो कहता है, उसकी आवाज शांत जैसे तूफान की आंख। ये तुम्हारी गलती नहीं है, आखिरकार तुम सुपर ह्यूमन नहीं हो। राहत हरी जैकेट वाले लड़के के चेहरे पर भर जाती है जब वो अपना शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया बॉस। लेकिन शाओ होंग की हथेली एक टहनी की तरह स्नैप होती है, उसका वुल्फ झपटता है जबड़े काटते हुए, और पलों में हरी जैकेट वाला लड़का सिर्फ एक मील बनकर रह जाता है। शाओ बेकार आम इंसान से अपने हाथ साफ करता है और अपने राइट हैंड मैन की तरफ मुड़ता है। वांगबाओ, जो ईरली टोजी जैसा दिखता है, मरा या जिंदा, उसे ढूंढो। हुआंग और आई ही को अपने साथ ले जाओ, हम ज़्यूनफाम मॉल जा रहे हैं। उनकी टैंक जैसी कार ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के थ्रू गरजती हुई लिन क्वांग गैंग एक रैकिंग बॉल की मी तरह एंट्री बनाता है, अनडेड के झुंडों को ऐसे तोड़ते हुए जैसे वो कुछ नहीं बल्कि स्पीड बम्प्स हों। जब तक वे ज़्यूनफाम मॉल पहुंचते हैं, पार्किंग लॉट टूटी ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस से भरी है, लेकिन कुछ गलत महसूस होता है। हवा बहुत स्थिर है, बहुत साफ। शाओ होंग बाहर आता है, उसके 2 वुल्फ बीस्ट्स, एक ग्रे एक गोल्डन, उसके पास। उसकी आंखें संकरी होती हैं जब वो सीन को देखता है। अजीब है, यहां के ज़ॉम्बीज। उसकी आवाज रुकती है जब वो अपने वुल्फ्स को आगे स्काउट करने का ऑर्डर देता है। तुम दोनों पहले अंदर जाओ और चीजें चेक करो। बीस्ट्स आज्ञा मानते हैं, उनकी गुर्राहटें ईरली खामोश मॉल में गूंजती हुई जैसे शॉ फॉलो करता है। खून की एक मजबूत अनमिस्टेकेबल खुशबू उसे एक थप्पड़ की तरह मारती है। उसकी दृष्टि मेटल बैरल्स की एक कतार पर जाती है और उसका एक्सप्रेशन कठोर हो जाता है। ये चीजें क्या हैं? इससे पहले कि वो इसका अर्थ समझ पाए, उसका गोल्डन वुल्फ हिंसक तरीके से भौंकता है, उसकी आंखें ऊपर की तरफ। शाओ ऊपर देखता है और जम जाता है। दर्जनों ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस रस्सियों से लटके हुए हैं, ग्रोटेस्क डेकोरेशंस की तरह झूलते हुए। उसका होंठ घृणा में मुड़ता है। किस तरह का पर्वर्ट है? क्या ये सच में कुछ ऐसा है जो एक इंसान कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि टैंग हू यहां हारा था? वांगबाओ, हमेशा का लॉयल सेकंड इन कमांड, अपने बॉस को डायरेक्शन के लिए देखता है। बॉस, हमें अब क्या करना चाहिए? शॉ का चेहरा काला हो जाता है, उसकी ऑरा प्योर गुस्से की एक नीली लौ से जलती हुई, चाहे ये ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी या किसी और ने किया हो। वो गुर्राया, ये कर्ज ऐसे ही सेटल नहीं हो सकता। उसकी आवाज मॉल में गूंजती है। लिनुआन गैंग से शाओ होंग के अंडरलिंग्स के साथ मैस्कुस करने की हिम्मत करना मेरे साथ मैसे करने जैसा है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं कल्प्रिट को ढूंढकर उसे एक सूखी लाश में नहीं बदल देता। इस बीच एक पूरी तरह से अलग प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में हम मिरियम वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअल एनर्जी एक नदी की तरह बहती है और ग्रजेस खून से सेटल किए जाते हैं। टेन्युआन कॉन्टिनेंट पर एक केव के अंदर एक बैंगनी चमक अंधेरे को भरती है। एक लड़का बाहर आता है, एक विलन की तरह ताजा दिखता हुआ, जो सीधे पावर अप मोन्टाज से निकला हो। वो स्ट्रेच करता है, भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी में सांस लेते हुए। मैं वापस आ गया, वो घोषित करता है, उसकी आवाज कॉन्फिडेंस से टपकती हुई। लेकिन बेशक मुसीबत पहले से उसका इंतजार कर रही है। शियंग फैमिली के गूंस का एक ग्रुप तैयार खड़ा है, तलवारें निकाली हुई और आंखें बदले की आग से जलती हुई। उनका लीडर गुर्राता है, चू शेन, तुम सच में भाग रहे हो। पिछली बार तुम शू शेरवन के सामने भाग गए थे और हमें इसके लिए सजा मिली थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। चू शेन हिलता तक नहीं, बजाय वो मुस्कुराता है, उसका टोन मजाक से भरा। कुछ 5वें लेवल के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ग्रंट्स मेरे सामने शोर करने की हिम्मत करते हैं। कितना घमंड है! लीडर का धैर्य टूटता है। अटैक करो, वे गरजते हैं और ग्रुप चूचेन को घेर लेता है। ब्लेड्स चमकती हुई, बड़ी गलती। चूचेन के हाथ एक ब्लर में हिलते हैं और एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो अपने अपग्रेडेड ब्लड स्टील थ्रेड्स को अनलीश करता है। लंबे क्रिम्सन वर्म्स उसकी हथेलियों से शूट होते हैं। एम्बुशर्स को हवा में एक ट्विस्टेड पपेट शो में मैरियोनेट्स की तरह उलझाते हुए चीखें केव को भर देती हैं।
जब उनमें से एक चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सिर्फ क्यूआई रिफाइनमेंट के चौथे लेवल पर नहीं थे? चूशेन अंधेरे से हंसता है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन पुरानी है। मेरी कल्टीवेशन पहले से ही की रिफाइनमेंट के छठे लेवल तक पहुंच चुकी है। लीडर अवाक घूरता है, ये नामुमकिन है। सिर्फ 3 दिन हुए हैं, तुम छठे लेवल तक कैसे पहुंच सकते हो? चूशेन का दिमाग तेजी से चलता है। रुको, 3 दिन? वो जल्दी से कैलकुलेट करता है। मैं ब्लड मिरर वर्ल्ड के अंदर 1 महीने रहता हूं, फिर भी यहां सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं। समय का अंतर लगभग 10 से 1 होना चाहिए। हालांकि बाहर वो पूरी तरह बिजनेस में है। मुझे पूछने दो, तुम कुछ लोगों के अलावा क्या कोई और रीइंफोर्समेंट्स मेरा पीछा कर रहे हैं? क्या तुम्हारे वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मास्टर भी आए हैं? जब उसके सवाल का जवाब खामोशी से मिलता है, वो थ्रेड्स पर अपनी ग्रिप कसता है, एक बेचारे को खून के टुकड़ों में स्प्लिट करते हुए। मुझे जवाब दो, या ये सबकी किस्मत होगी। डर गए बाकी एम्बुशर्स सब कुछ बता देते हैं। हम यहाँ अकेले हैं, कोई और रीइंफोर्समेंट्स नहीं है। मास्टर ने सोचा कि हम कुछ लोग तुम्हें हैंडल कर लेंगे, इसलिए वो नहीं आए। चूशेन की मुस्कान ठंडी हो जाती है। सच में? तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्बुशर्स डेयर करते हैं उम्मीद करने की। तुमने कहा था कि तुम हमें जाने दोगे, लेकिन चूशेन इंटरप्ट करता है। उसके थ्रेड्स उनके थ्रू ऐसे काटते हैं जैसे एक बुचर मांस काट रहा हो। खून केव की दीवारों पर छिड़कता है जब वो अपने हाथों से क्रिम्सन चाटता है। एक संतुष्ट मुस्कान उसके होंठों पर। क्या तुमने सच में विश्वास किया था? आखिरकार मैं बेरहम ठंडे खून वाला डीमन कल्टीवेटर हूं। अपने ब्लड वर्म्स को अवशेषों को खाते हुए देखते हुए चूशेन अपने हाल के लाभों पर सोचता है। ब्लड मिरर, मेरे पास सिर्फ एक ब्लड लाइन थी, और अब न सिर्फ मेरी कल्टीवेशन की रिफाइनमेंट के छठे लेवल तक पहुंच गई है, बल्कि मैंने जन्मजात टेक्निक भी मास्टर कर ली है, ब्लड नरिशमेंट। इसके अलावा मेरे पास एक तीसरे लेवल के ज़ॉम्बी का ट्रम्प कार्ड है। वो केव से बाहर कदम रखता है, अब एक चट्टान पर खड़ा होकर नीचे किंगडम को देख रहा। उसकी दृष्टि तेज होती है। मुझे अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए रियल्म्स के थ्रू और भी तेजी से ब्रेक थ्रू करनी होगी। ज़ॉम्बी वर्ल्ड पर ब्लड फर्नेस एंडलेस रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, लेकिन मुझे अभी भी सेन्युअन कॉन्टिनेंट से मटेरियल्स चाहिए। अगली बार जब ब्लड मिरर एनर्जी गेन करेगी, मुझे उससे पहले रिस्टॉक करना होगा। सुनुआन मार्केट की चहल पहल करने वाली एनर्जी लगभग ओवरवेलमिंग थी। हवा सौदेबाजी की आवाजों और दुर्लभ हर्ब्स और एक्सोटिक वेयर्स की खुशबू से भारी। चूशियन भीड़ के थ्रू घूमा, उसका दिमाग व्यस्त। उसने चुपचाप अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट की। कॉर्प्स रिफाइन करने के लिए इकट्ठा की गई मटेरियल्स के बारे में सोचते हुए उसके पास दुर्लभ हेवनली ट्रेजर्स लॉकडाउन थे, लेकिन सबसे जरूरी आइटम सामान्य मार्केट्स में कहीं नहीं मिली। उसे गहराई में खोदना था, सही चैनल्स ढूंढने थे। उसके विचार अचानक इंटरप्ट हुए जब उसकी तेज आंखों ने एक वेंडर स्टॉल पर धूप के नीचे चमकती हुई कुछ जानी पहचानी चीज देखी। उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया। ये क्या है? ये तो वुजी सेक्ट टोकन है, विदर्ड बोन। उसकी आंखें संकरी हुईं। जब वो वेंडर के पास पहुंचा, उसका चेहरा उदासीनता का सावधानी से बनाया गया मास्क। साथ ही डोइस्ट, उसने आराम से कहा, वहां उन साइलोंग मेलन्स में से एक की कीमत क्या है? वेंडर, एक खुरदरे दिखने वाला लड़का, एक चिकने गैंगस्टर जैसे एक्सप्रेशन के साथ, उसे आलस्य से देखा। साथ नहीं, 2 छोटे स्पिरिट स्टोन्स हर एक के। चूशियन ने एक भौं उठाई। अविश्वास में 2? क्या मेलन की स्किन सोने की बनी है या मांस सोने का है? तुम यहां लग्जरी मार्केट चला रहे हो क्या? वेंडर मुस्कुराया। तुम्हें लगता है ये महंगा है, मुझे भी लगता है ये महंगा है, लेकिन ये मेलन्स, इन्हें सीधे वुजी सेक्ट के खंडहरों से निकाला गया है। तुम्हें ये कहीं और नहीं मिलेंगे, मेरे लिए एक चुनो। चूशियन ने आदेश दिया। उसका टोन तेज। वेंडर ने एक मेलन पकड़ा और उसे दे दिया। चूशियन ने इसे इंस्पेक्ट किया, उसका एक्सप्रेशन आलोचनात्मक। क्या ये अच्छे से पकता है? बीजों के बारे में क्या? वेंडर थोड़ा नाराज दिखा। मैं हर्ब स्टैंड चलाता हूं, मेलन फार्म नहीं। मुझे कैसे पता होना चाहिए? चूशियन की दृष्टि काली हो गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये अच्छे से पकता है? तनाव महसूस हो रहा था और वेंडर का व्यवहार बदल गया। उसने अपनी आवाज नीची की। अगर तुम टॉप प्राइस देने को तैयार हो तो मेरे पास पीछे वेयरहाउस में और भी बेहतर क्वालिटी का स्टॉक है। ठीक है, चूशियन ने कहा, उसकी आवाज नीची लेकिन मजबूत। मुझे वहां ले चलो, एक बार अपने घर के सामने। वेंडर का टोन सम्मानजनक हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे किस सीनियर ब्रदर से बात करने का सौभाग्य मिल रहा है? चूशियन ने अपनी हैट हटाई, अपनी पहचान रिवील करते हुए। चूशियन, वेंडर की आंखें अविश्वास में चौड़ी हुईं। सीनियर ब्रदर चू, ये सच में तुम हो? मैं चिनलोंग हूं। मैं उसी बैच में, वुजी सेक्ट में शामिल हुआ था जिसमें तुम्हें शायद मुझे याद नहीं होगा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी प्रशंसा की है। हम ग्रास रूट्स आउटर डिसाइपल्स के बीच तुम वो थे जो सबसे ज्यादा खड़े होते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेजेंडरी सीनियर ब्रदर चू के साथ सीक्रेट सिग्नल्स एक्सचेंज करूंगा। चिनलोंग प्रैक्टिकली एक्साइटमेंट से भरा हुआ। चूशियन के चारों तरफ एक ओवर जेलस फैन बॉय की तरह घूमता हुआ अंकल लू और दूसरे सीनियर ब्रदर्स वू फैमिली मैनर टाइपिंग टाउन में छुपे हुए हैं। जब हमने 3 दिन पहले सुना कि तुमने उस ट्रेटर हिलांग को मार दिया, इसने सबको उम्मीद दी तुम एक लेजेंड हो। सीनियर ब्रदर, चूशियन ने हंसी उड़ाई, उसका टोन ठंडा। तो थर्ड एल्डर का डायरेक्ट डिसाइपल अंकल लुइन स्यांग अभी भी जिंदा है, शिंग सेक्ट के टेरिटरी में प्लेन साइट में छुपा हुआ, चालाक,
कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे नहीं ढूंढा। चिन लॉन्ग का उत्साह कम नहीं हुआ। अपने ब्रदर चू को देखकर तुम्हें हमसे जुड़ना चाहिए। हम वूजी सेक्ट कल्टीवेटर्स को अब पहले से कहीं ज्यादा एक साथ रहना होगा। चू शेन ने उसे हाथ हिलाकर दूर किया। मैं बस यहां कुछ खरीदने आया हूं। चिन लॉन्ग का चेहरा थोड़ा गिरा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मुझे एक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड अरे चाहिए। शब्द हवा में एक हैमर की तरह टकराए और चिन लॉन्ग जम गया। उसका चेहरा शॉक और हॉरर में मुड़ते हुए, क्या? चू शेन अनअफेक्टेड रहा जब उसने समझाया। ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन एक टूल है जिसे अक्सर डिमोनिक कल्टीवेटर्स बड़े पैमाने पर ब्लड सैक्रिफाइसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक पावरफुल फाउंडेशंस बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 10,000 सोल्स ब्लड पर्ल को रिफाइन करने की अपनी क्षमता के लिए बदनाम है। एक डिमोनिक सेक्ट लीडर भी था जिसने एक बार 3 लाख जिंदगियों की सैक्रिफाइस करके सिटी वाइड ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन बनाया था। ये सिंपल लेकिन विनाशकारी है। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज में किसी के द्वारा चलाए जाने पर भी बड़े पैमाने पर हत्या करने में सक्षम है, लेकिन और यहां उसकी आवाज डरावनी तरीके से गिरी। मैं कुछ भी इतना एक्सट्रीम प्लान नहीं कर रहा हूं। मैं इसे एक ज़ॉम्बी से भरे प्लैनेट पर डिप्लॉय करूंगा। स्वर्ग को कोई नुकसान नहीं, और शायद इससे मुझे कुछ मेरिट भी मिल जाए। चिन लॉन्ग पीला दिखा, उसकी आवाज कांपती हुई। ब्रदर चू, 5 मेजर सेक्ट्स डिमोनिक आर्ट से संबंधित किसी भी चीज पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर तुमने वो फॉर्मेशन एक्टिवेट किया तो वे तुम्हारे पीछे आएंगे। चू शेन की दृष्टि कठोर हुई। ये तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हारे पास है या नहीं? चिन लॉन्ग हिचकिचाया, फिर बुदबुदाया, मुझे किसी का पता है जिसके पास है। वे जल्द ही एक सीक्रेट वूजी सेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड पर पहुंचे, जहां एक लंबा जैक्ट आदमी एक सेंटिनल की तरह खड़ा था। सुमिंग, जो एक समय इनर डिसाइपल्स में 11वें नंबर पर था, उनका स्वागत एक मुस्कान के साथ किया। ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन? हाँ, मेरे पास है, लेकिन मैं इसे तुम्हें क्यों बेचूं? चू शेन की आंखें संकरी हुईं। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। बेशक ये सुमिंग ही होना था। वे पहले भी रिसोर्सेज के लिए कई बार भिड़ चुके थे, और साफ था कि सुमिंग उसे असफल होते देखने के विचार से खुश था, लेकिन इस बार नहीं। चू शेन ने अपने बैग में हाथ डाला और अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। चमकते ब्लड पर्ल से भरी एक पूरी बोरी। चिन लॉन्ग और सुमिंग के जबड़े गिर गए। ब्लड पर्ल्स? इतने सारे? इसके लिए कितनी जानें सैक्रिफाइस की गईं? एक और आवाज आई, आश्चर्य से भरी, इतने सारे ब्लड पर्ल्स शियंग सेक्ट की निगरानी में रिफाइन करना? जूनियर ब्रदर चू की ताकत हम सबसे आगे निकल गई है। ये वही हुआ था। इनर डिसाइपल्स में 12वें नंबर पर सुमिंग के विचार निराशा से भरे। धिक्कार है, चू शेन हमेशा उससे आगे निकल जाता है। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, 200 ब्लड पर्ल्स और फॉर्मेशन तुम्हारी है। चू शेन ने ठंडी हंसी दी। लालची हो, है ना? वे हुआ बीच में आया, उसका टोन समझदारी भरा। इस तरह की बेसिक फॉर्मेशन पहले अधिकतम 80 ब्लड पर्ल्स में जाती थी। सुमिंग, हम सब एक ही सेक्ट से हैं। ये अनुचित है, लेकिन सुमिंग पीछे हटने वाला नहीं था। भाइयों के बीच भी हिसाब साफ करने होते हैं। मेरे पास अकेले के पास ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन है, और इसके बिना? चू शेन ने उसे बीच में काटा, उसकी आवाज शांत धमकी से भरी। सुमिंग, क्या तुम कुछ गलतफहमी में हो? वो फॉर्मेशन बेकार है अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत पहले से कम हो चुकी है। इस बीच तुम्हें डेस्परेटली ब्लड पर्ल्स चाहिए कि डिविएशन से बचने के लिए। तो बताओ, किसे सच में जरूरत है? सुमिंग का दम्भ टूट गया। ठीक है, 80 ब्लड पर्ल्स, 60। चू शेन ने काउंटर किया। सुमिंग भड़क गया। तुम अभी भी मोलभाव क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं बेचोगे तो मैं चला जाऊंगा, चू शेन ने सपाट तरीके से कहा, जाने के लिए मुड़ते हुए। रुको। सुमिंग लगभग घबरा गया। ठीक है, 50। चू शेन मुस्कुराया, 60 ब्लड पर्ल्स सौंपते हुए। तुम समझदारी से मान गए। ब्लड मेल्टिंग फॉर्मेशन उसकी थी, और चू शेन किसी को इसे लेने नहीं देने वाला था। उसके दिमाग में वो पहले से ही योजना बना रहा था। उसके पास काफी ब्लड पर्ल्स बचे थे, तो क्यों ना थोड़ी और गुडविल ऑफर करे? चू शेन बोला, उसका टोन शांत लेकिन मजबूत। सीनियर ब्रदर वही हुआ, अगर तुम बाकी ब्लड पर्ल्स चाहते हो तो तुम इन्हें मेरे साथ स्पिरिट स्टोन्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। ब्रूनेट की आंखें चमकी, साफ तौर पर अपनी डेस्परेटनेस छुपाने में संघर्ष करते हुए। खैर, शुक्रिया जूनियर ब्रदर चू, हमें करंटली ब्लड पर्ल्स की सख्त जरूरत है। ये चीजें मार्केट में सोने से भी ज्यादा वर्थ हैं। एक मुस्कान और अपने हाथों की एक क्विक डैब के साथ चू शेन ने डील कर ली। 30 छोटे स्पिरिट स्टोन्स उनके लिए प्रीमियम पर ब्रूनेट ने जोड़ा। एक्सचेंज को सील करते हुए चू शेन का दिमाग तेजी से चल रहा था। जब उसने अपने नए रिसोर्सेज जेब में डाले, इनके साथ जब वो उस भगवान से छोड़े गए डूम्सडे प्लैनेट पर वापस जाएगा, वो अपनी कल्टीवेशन को आसमान तक पहुंचा सकेगा। वो पहले से ही पावर को छक सकता था। जैसे ब्रूनेट और मेलन गाय, उसके दूसरे जूनियर ने उसे विदाई दी। ब्रूनेट हिचकिचाया, उसकी आवाज चिंता से भरी। जूनियर ब्रदर चू, तुम सच में नहीं रुकोगे और हमसे नहीं जुड़ोगे? वो हमारे लिए अच्छे रहे हैं और बेहद शक्तिशाली हैं। उन्हें रखना किसी और कैंडिडेट से बेहतर है। चू शेन ने अपनी हैट थोड़ी नीचे की।
उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल, हालांकि अंदर से उसके विचार तेज और अडिग थे। भाग्य और दुर्भाग्य आपस में जुड़े हुए थे। लू शरहा की अपार ताकत एक डबल एज्ड सोर्ड थी। ये राइचियस सेक्ट्स का ध्यान खींचेगी। जरूरत नहीं है, उसने सपाट तरीके से कहा, शब्द फाइनलिटी की हवा लिए के हुए। अचानक एक कमांडिंग आवाज ने तनाव तोड़ा। तुम वहीं रुको। एक सोल्जर आगे बढ़ा। उसका व्यवहार ठंडा और अथॉरिटेटिव। शिंगैंग सेक्ट एल्डर्स के आदेशों पर काम कर रहे हैं। वो फैमिली शायद वूजी सेक्ट के बचे लोगों को शेल्टर दे रही है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। ब्रूनेट जम गया। उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई, क्योंकि रिफाइनिंग का 7वां लेवल। मेलन गाय का चेहरा पीला पड़ गया। चाहे हम चारों मिलकर भी लड़ें, हम मैच नहीं। या चू शेन का एक्सप्रेशन काला हुआ। जब उसने अपने ऑप्शंस तौले, वो आसानी से भाग सकता था, लेकिन ये साथी डिसाइपल्स उन्हें मार डाला जाएगा। क्या उसे हस्तक्षेप करना चाहिए? इससे पहले कि वो डिसाइड करता, जैक्ड गाय शैडोज से बाहर आया। उसकी आवाज मैलिस से टपकती हुई। साथी डोइस्ट, जो कॉनिकल हैट पहने हैं, वो डिमोनिक कल्टीवेटर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। चू शेन विश्वासघात थंडर क्लैप की तरह मारा। ब्रूनेट ने अपने दांत भींचे। सुमिंग, तुम, लेकिन नुकसान हो चुका था। चू शेन ने धीरे से अपनी हैट हटाई। उसकी आंखें गुस्से और पछतावे की झलक से जल रही थीं। मैं अभी भी काफी रूथलेस नहीं हूं, उसने बुदबुदाया। सुमिंग ने उसे फिर से धोखा दिया था और अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अपनी हैट को एक तरफ फेंकते हुए उसकी असली पहचान रिवील हुई। मेलन गाय का जबड़ा गिर गया। क्या? ब्रूनेट की आवाज डर और संकल्प का मिश्रण थी। सीनियर ब्रदर वे, जूनियर ब्रदर चिन, हमारी पहचान हो गई है। जल्दी पीछे हटो और मैं तुम्हें कवर करूंगा। हिचकिचाओ मत, उसने चिल्लाकर कहा। मेन फोर्स जल्द ही आएगी। जाओ और अंकल लू को रिलोकेट करने के लिए इन्फॉर्म करो, जैसे दोनों भागे। ब्रूनेट ने पीछे से बुलाया। उसकी आवाज ग्रेटिट्यूड से भरी। ब्रदर चू, तुम्हारी राइचियसनेस नहीं भूली जाएगी। एक सोल्जर उनका पीछा करने के लिए मूवी में ही रहा, लेकिन उसके कमांडर ने उसे रोक दिया। पीछा करने की जहमत मत उठाओ। वो वही चू शेन है जो पिछली बार अंकल सन के हाथों से बच गया था। उसका सिर उन नोबडीज से कहीं ज्यादा वर्थ है। कमांडर चू शेन की तरफ मुड़ा। उसके होठों पर मजाक भरी मुस्कान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक डिमोनिक कल्टीवेटर, दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करोगे। चू शेन की आंखें संकरी हुईं। डिमोनिक कल्टीवेटर्स प्रॉफिट को प्रायोरिटी देते हैं। उन्हें मारना मुश्किल नहीं है, शायद उन्हें जिंदा रखना मुझे फ्यूचर में बड़े बेनिफिट्स दे सकता है। मैं इसका फायदा क्यों नहीं उठाऊंगा? कमांडर मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे नीच कल्टीवेशन लेवल के साथ तुम्हारा क्या फ्यूचर है? अपनी ब्लेड खींचते हुए वो आगे झपटा, सिर्फ अपनी जगह पर रुकने के लिए। ब्लड वर्म्स चू शेन की हथेली से सर्ज हुए, ब्लेड की तरफ सांप की तरह बढ़ते हुए और इसे बेकार बनाते हुए। उसके चारों तरफ के सोल्जर्स हिचकिचाए, उनका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ। ये लड़का ये उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। 2 सोल्जर्स पीछे से उसे फ्लैंक करने के लिए मूव ही हुए, लेकिन चू शेन की मैजिकल टावर उभरी। इसके ब्लड रेड पंजे उनकी डिफेंसेस को आसानी से फाड़ते हुए कमांडर का कॉन्फिडेंस डगमगाया जब उसने चू शेन को घूरा। उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई। तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? चू शेन ने ठंडे से मुस्कुराया। हास्यास्पद है, एक डिमोनिक कल्टीवेटर के रूप में मेरे पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स कैसे नहीं हो सकते? अब तुम्हारी बारी है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा स्टोरेज पाउच मुझे निराश नहीं करेगा। इस बीच वो फैमिली के अलग रेजिडेंस में केओस ब्रू हो रहा था। लू जिन ची, वूजी सेक्ट के एल्डर, चिल्लाए, क्या तुमने चू शेन को वहां अकेला छोड़ दिया? हालांकि हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं, सेक्ट तबाह हो चुका है। अब हम सब एक ही नाव में हैं। उसकी कड़ी दृष्टि जैक्ड गाय पर गड़ी जिसने चू शेन को धोखा दिया था। इसके अलावा चू शेन टॉप 10 इनर डिसाइपल्स में से एक है और एक बड़ी मदद होनी चाहिए। हमें इसमें यूनाइटेड होना चाहिए। जैक्ड गाय ने अपना बहाना तोतला तोतला कर दिया। इस डिसाइपल को भी सिचुएशन ने मजबूर किया, अगर नहीं तो हम सब खत्म हो जाते। लू जिन कन्विंस्ड नहीं हुआ, लेकिन बहस करने का समय नहीं था, ज्यादा कहने का समय नहीं है। मैंने एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर की ऑरा को पास आते महसूस किया। संभवतः मेरे लिए आ रहा है तनाव महसूस हो रहा था। जब मेलन गाय आगे बढ़ा तो हम रुकेंगे और अंकल मास्टर के साथ खड़े होंगे, लेकिन लू जिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे करंट कल्टीवेशन लेवल के साथ रुकना बेकार होगा। तुम वूजी सेक्ट के रिवाइवल की उम्मीद हो, तुम्हारी सेफ्टी प्रायोरिटी है। मैं उन्हें यहां रोकूंगा। उसकी आवाज फेनालिटी का वजन लिए हुए। मेरा कमांड सुनो, सभी डिसाइपल्स तितर बितर हो जाओ और तुरंत पीछे हटो। व्हाइट मैंग माउंटेन पर फिर से इकट्ठा हो। डिसाइपल्स हिचकिचाए, उनकी आवाजें रिलक्टेंस से भरी। हाँ, अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर ठंडे तिरस्कार के साथ खड़ा। उसकी क्यूई डेडली इंटेंट के साथ रेडिएटिंग कर रही थी। लू जिन स्यांग, तो तुम यहां छुपे हुए थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी क्यूआई पावर को अपनी उंगली में चार्ज करते हुए। इस समय भी तुम इन डीमन स्पॉन को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, चिंता मत करो। मेरे लोगों ने चिंघा सिटी को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। घबराहट वूजी सेक्ट डिसाइपल्स के बीच फैल गई जब वे हर दिशा में बिखर गए। टाइपिंग स्क्वायर पर वापस ब्रूनेट, मेलन गाय और जैक्ड गाय एक भयानक सीन पर स्टंबल किए। जमीन शिंग सेक्ट कल्टीवेटर्स की लाशों से भरी थी।
ब्रूनेट की आवाज कांपी। वो सच में उन शिंग सेक्ट कल्टीवेटर्स की लाशें। क्या सिटी में कोई है जो ये कर सकता हो? मेलन गाय की आवाज उम्मीद से कांपी। क्या ये सीनियर ब्रदर चू हो सकते हैं? जैक्ड गाय ने हंसी उड़ाई, उसका टोन अविश्वास से टपकता हुआ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बॉडीज की कंडीशन देखकर वे क्लियरली एक झटके में मारे गए। से करने के लिए कम से कम एक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज लेवल 8 कल्टीवेटर लगेगा। ये वो कैसे हो सकते हैं? ब्रूनेट ने दूरी की तरफ इशारा किया। अब इसकी चिंता नहीं करते। दुश्मन चला नहीं गया, बल्कि यहां मर गया, और परस्यूअर्स जल्द ही अट्रैक्ट होंगे। सब हमारे पास जो समय है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करो और जल्दी इवैक्यूएट करो। ताइपिंग माउंटेन के पास वूजी सेक्ट के बचे लोग घने जंगल में एक साथ सिमटे हुए, उनकी सांसें उथली, उनकी नजरें पत्तों की हर सरसराहट पर घूमती हुईं। तनाव हवा में भारी लटक रहा था, जब तक मेलन गाय की आवाज ने खामोशी नहीं तोड़ी। अंकल मास्टर लू वापस आ गए हैं। उसकी राहत स्पष्ट थी, लेकिन वो राहत हॉरर में बदल गई जब उन्होंने लू जिनशी को लड़खड़ाते हुए आते देखा। उसका बायां हाथ खून से सना और लटका हुआ। अंकल मास्टर! किसी ने अलार्म में चिल्लाया। एक और डिसाइपल आगे दौड़ा, पहले से ही एक हीलर को बुलाते हुए, लेकिन लूजिन ने उसे हाथ हिलाकर रोका। उसकी आवाज दर्द के बावजूद स्टेडी। मैं ठीक हूं। भागने के दौरान कुछ चोटें लगना अनअवॉइडेबल है। उसका चेहरा गर्म, लेकिन उसकी आंखें पहले की तरह तेज। चिंगहा सिटी पूरी तरह से शिंग सेक्ट फोर्सेस से घिरी थी, फिर भी तुम एक भी व्यक्ति को खोए बिना भागने में कामयाब रहे। यह सच में भाग्यशाली है। ब्रूनेट आगे बढ़ा, गहराई से झुकते हुए। सेक्ट की प्रोटेक्शन की बदौलत डिसाइपल्स बिना किसी रुकावट के निकलने में कामयाब रहे। वहां ओरिजिनली तैनात 3 शिंग सेक्ट डिसाइपल्स को भी किसी ने मार दिया। इस अप्रत्याशित घटना के मेंशन ने लू की एक भौं उठाई। ऐसा कुछ हुआ? क्या कोई घूमता एक्सपर्ट वहां से गुजर रहा था? वो एक गिरे हुए पेड़ पर बैठ गया, उसका टोन विचारशील, हालांकि उसका शरीर तना रहा। जब एक डिसाइपल ने उसके घायल हाथ पर बैंडेजेस लपेटी, फिर उसकी दृष्टि तेज हुई। चूशियन कहां है? ब्रूनेट हिचकिचाया, उसकी आंखों में गिल्ट की झलक। इस डिसाइपल को नहीं पता। जल्दबाजी में मैंने ब्रदर चूशियन को नहीं देखा। सुमिंग जैक्ड गाय ने अपनी बाहें क्रॉस की, एक हंसी के साथ। चूशियन सिर्फ की रिफाइनिंग के 4थे लेवल पर है। 3 ओपोनेंट्स का सामना करते हुए शायद वो राख में बदल गया। उसकी आवाज ठंडी, बेपरवाह, लेकिन मेलन गाय इसे सुनने को तैयार नहीं था। सुमिंग, ये सब तुम्हारी गलती है सीनियर ब्रदर चू को मरवाने की, और तुम्हारे पास अभी भी बोलने की हिम्मत है। उसकी मुट्ठियां भींची जब उसने सुमिंग को घूरा, जिसने बस कंधे उचकाए। लूजिन ने सोच समझकर अपनी ठोड़ी रगड़ी। चूशियन, मुझे उसकी याद है। वो वही है जो इनर सेक्ट में सालों से 10वें नंबर पर रहा है। उसकी एप्टीट्यूड सामान्य हो सकती है, लेकिन वो बहुत चालाक है। शायद उसके साथ दुर्भाग्य नहीं हुआ। उसकी तेज दृष्टि वे हुआ की तरफ घूमी। वे हुआ, एक बार चीजें शांत हो जाएं, कुछ लोगों को लेकर उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो उसे हमसे ज्वाइन करने के लिए लाओ। कुछ सपोर्ट रखना अच्छा है। सेक्ट की तबाही के बाद से वो अकेला भटक रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसके लिए अब चीजें कितनी मुश्किल होंगी। इस बीच चूशियन बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था। एक मध्यम रोशनी वाली गुफा में वो पालथी मारकर बैठा था, कान से कान तक मुस्कुराते हुए, अपनी लूट गिनता हुआ। हा, जिंदगी सच में बेहतर और बेहतर होती जा रही है। वो हंसा, उसकी आवाज गुफा में गूंजती हुई। 800 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 2 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन और मेज फॉर्मेशन, जो एक केव ड्वेलिंग सेटअप करने के लिए सूटेबल है। उसकी उंगलियों ने एक छोटे काले फ्लैग के किनारे को छुआ। उसकी मुस्कान बुरी होती हुई। हैरानी की बात है, यहां तक कि एक 10,000 सोल्स बैनर भी है। ये एक बदनाम इविल सेक्ट ट्रेजर है। ये किसी के कारमा के लिए बेहद नुकसानदायक है। इस मिड ग्रेड 10,000 सोल्स बैनर को रिफाइन करने के लिए अनगिनत प्राणियों की हत्या और उनकी आत्माओं को निकालना जरूरी रहा होगा। शनि सेक्ट का एक राइचियस कल्टीवेटर एक्चुअली इसकी पावर के लिए लालची था। सीक्रेटली इसे रखा और अंधेरे में रिफाइन किया। उसकी दृष्टि काली हो गई जब उसने बैनर को मध्यम रोशनी में उठाया। हालांकि ये मेरे लिए ज़ॉम्बी प्लैनेट पर ले जाने के लिए परफेक्ट है, जहां मेरे लिए आत्माएं निकालने के लिए काफी ज़ॉम्बीज हैं। एक बार 10,000 सोल्स बैनर पूरी तरह से रिफाइन हो जाए, लाखों करोड़ों भयंकर गोस्ट ज्वार की तरह उठेंगे, एक पावरफुल ट्रम्प कार्ड बनते हुए। एक संतुष्ट सांस के साथ वो खड़ा हुआ, अपनी बाहें स्ट्रेच करते हुए। मुझे जो आइटम्स चाहिए सब इकट्ठे हो गए। ब्लड मिरर भी पूरी तरह से चार्ज हो गया है। वापस जाने का समय है। अपनी कलाई के एक झटके से उसने मैजिकल मिरर को बुलाया। घूमती बैंगनी एनर्जी का एक पोर्टल उसके सामने खुलता हुआ। ज़ॉम्बी प्लैनेट, मैं आ रहा हूं दूसरी तरफ। हालांकि उसका स्वागत एक ऐसे दृश्य से हुआ जिसने उसके जबड़े भींच दिए। धुआं उसके बेस के बचे हुए हिस्सों से उठ रहा था। सप्लाईज के बैरल्स, जिन्हें उसने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, राख में बदल गए। वो धुएं से सुलगते अवशेषों के पास झुका। उसकी आवाज नीची और उबलती हुई। मुझे समय कैलकुलेट करने दो। मुझे यहां से लगभग 2 महीने पहले जाना चाहिए था।
लेकिन चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए थीं। उसकी आंखें संकरी हुईं जब उसने नुकसान को इंस्पेक्ट किया। कॉर्प्सेस ऐसा कुछ नहीं करेंगी। किसी ने जानबूझकर आग लगाई। अगर मुझे पता होता तो मैं जगह की रखवाली के लिए कुछ और इंक कॉर्प्सेस रिफाइन कर लेता। उसकी मुट्ठी कसी, उसके दांत निराशा में पीसते हुए मेरे स्नैक रिजर्व्स सब राख में जल गए। जिसने भी ये किया वो सप्लाईज लूटने के लिए भी यहां नहीं आया। उन्होंने बस बिना किसी वजह के आग लगा दी। अपने मैजिक टावर को बुलाते हुए उसने पुकारा, शील, मुझे रिपोर्ट करो, यहां आओ कहीं और। एक कपल टोजी के सामने जमीन पर घुटने टेके हुए, उनके चेहरे डर से पीले। हमें मत मारो, हमने सच में किसी को मॉल के अंदर या बाहर जाते नहीं देखा। बॉयफ्रेंड ने भीख मांगी, उसकी आवाज कांपती हुई। टोजी की मुस्कान लगभग प्रेडेटरी थी। जब वो गर्ल के करीब आया, अपने होंठ चाटते हुए, अरे नहीं, शायद तुम्हारे लिए अभी भी कुछ इस्तेमाल है। गर्लफ्रेंड की आंखें डर में चौड़ी हुईं। नहीं प्लीज, उसने भीख मांगी, उसकी आवाज क्रैक करती हुई। इससे पहले कि टोजी उस पर हाथ रख पाता, एक विशाल शैडो उस पर छा गया। वो धीरे से मुड़ा, उसका कॉन्फिडेंस गायब होता हुआ जब उसने शाओ को देखा जो उस पर मौत की तरह लहरा रहा था। कपल ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। अपने पैरों पर उठते हुए और जितनी तेजी से हो सके भागते हुए, ये एक हाई लेवल ज़ॉम्बी आइक है, बॉयफ्रेंड ने घबराहट में चिल्लाया। उसकी आवाज दूरी में फीकी पड़ती हुई शाओ टोजी की तरफ झुका, प्रीडेटर की पहले की मूवमेंट्स की नकल करते हुए, और कारमा एक ट्रक की तरह मारा। टोजी की टांग कांपी जब उसने तोतलाया, नहीं मत करो। लेकिन फिर उसकी आंखें ज़ॉम्बी के चेहरे पर फोकस हुईं। पहचान बहुत देर से होती हुई। रुको, ये ज़ॉम्बी तंगू। उसके शब्द कट हो गए जब शाओ ने उसे कॉलर से पकड़ा, एक रैगडॉल की तरह उसे अपने कंधे पर फेंका और भाग गया, अपने पीछे धुएं की ट्रेल छोड़ते हुए। टोजी की चीख किसी भी चीज से ज्यादा दयनीय थी। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? शाओ ने बेशक जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वे चूशियन के हाइडआउट पर पहुंचे, टोजी को बिना किसी सेरेमोनी के जमीन पर पटक दिया गया। उसका सिर शाओ के विशाल हाथ के नीचे दबा हुआ। चूशियन मुड़ा, उसकी आंखें मनोरंजन से चमकती हुई। कैसे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए शाओ? उसने अपने अनडेड साथी को प्यार से थपथपाया जैसे वो एक वफादार कुत्ता हो। टोजी जमीन पर कांपते हुए तोतलाया, तुम कौन हो और क्यों? क्यों तुम ब्रदरहुड को कंट्रोल कर सकते हो? चूशेन ने अपना सिर झुकाया, अनइम्प्रेस्ड। तो क्या अगर मैं कर सकता हूं? तुम शाओ को जानते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी उसी गैंग का हिस्सा हो? क्या तुम्हारे लोगों ने ही इस जगह को जलाया था? टोजी कांपते हुए, लेकिन अभी भी बोलने की हिम्मत रखते हुए, हाँ, तो इसके बारे में क्या? चूसियन का एक्सप्रेशन काला हो गया, उसका टोन बर्फ की तरह बदलता हुआ। मैंने यहां अभी तक कोई ट्रबल नहीं किया, लेकिन बजाय इसके दूसरों ने पहले से ही मुझे परेशान किया है। उसकी आंखें क्रिम्सन चमकी जब उसकी ऑरा इंटेंसिफाई हुई। अगर मैं इस दुनिया में शांति से कल्टीवेट करना चाहता हूं तो मुझे पहले इन परेशान करने वाले छोटे कुत्तों से निपटना होगा। वो झुका, उसकी आवाज मैलिस से टपकती हुई। मैं बस सोच रहा हूं कि वे मुझे कितना कॉर्प्स रिफाइनिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। टोजी की आवाज क्रैक हुई जब उसने पूछा, कॉर्प्स रिफाइनिंग? इसका क्या मतलब है? चूसियन मुस्कुराया, क्यों ना तुम पहले मुझे वो सारी इंटेल बता दो जो तुम्हारे पास गैंग पर है। चूसियन की स्पिरिट कैप्चरिंग आंखें एक अजीब इंटेंसिटी के साथ चमकी जब उसने अपनी दृष्टि टोजी पर लॉक की। आदमी की प्यूपल्स कमांड के तहत एक पपेट की तरह डायलेट हुई। टोजी की आवाज कांपी, सच को उगलते हुए, जैसे उसकी आत्मा को खींचकर खोल दिया गया हो। मेरा नाम वोंग बाओ है, उसने कन्फेस किया, उसके शब्द रोबोटिक और रेजिस्टेंस से खाली। शाओ होंग का एक भरोसेमंद सबॉर्डिनेट, स्पिरिट डॉग गैंग के बॉस। हमारा बेस ग्रैंड होटल में है। मॉल तब जलाया गया जब हम ब्रदरहुड को ढूंढने आए। डरावने सीन से मिलते हुए बॉस ने हमें आग लगाने और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। चूशियन की ठंडी दृष्टि नहीं डगमगाई, उसका टोन तेज था, एक ब्लेड की तरह हवा को काटता हुआ। शाओ होंग कितना स्ट्रांग है? टोजी का सिर थोड़ा झुका, उसकी दबी आवाज उनके बॉस की पावर की सीमा को रिवील करती हुई। वो एक 5 लेवल ट्रांसेंडेंट है जिसने 3 स्पिरिट डॉग्स को टेम किया है। उनमें से हर एक 3 मीटर से ज्यादा लंबा और इनक्रेडिबली वायलेंट है। वो फिजिकली भी एक ऑर्डिनरी पर्सन से स्ट्रॉन्गर है। वो हाई लेवल ज़ोंबीज के साथ कंपीट कर सकता है। लेकिन टोजी की आवाज में कुछ शिफ्ट हुआ। वो अपनी कॉन्शियसनेस के फ्रैगमेंट्स वापस पा रहा था। डर की एक झलक उसके चेहरे पर आई जब उसने तोतलाया, आह। चूसियन के विचार तेजी से दौड़े। स्पिरिट कैप्चरिंग आई अपनी ग्रिप खो रही थी। समय खत्म हो रहा था। उसने कंटिन्यू किया, वोंग बाओ, मुझे तुमसे एक आखिरी सवाल पूछने दो। ये तुम्हारी पहली बार मर्डर करना और चीजें जलाना नहीं है ना? टोजी के होंठ एक नर्वस ग्रिन में मुड़े। उसकी आवाज सार्केज्म से टपकती हुई जब उसने बेचैनी से हंसा। उफ, बेशक नहीं, ऐसी चीजें अभी कॉमन है। मुझे इसमें थोड़ा मजा भी आता है। हाँ, उसकी हंसी खोखली थी, लेकिन पल कम समय का था। चूचियन का एक्सप्रेशन काला हो गया, उसकी आवाज बर्फीली जब उसने एक आखिरी डरावना वर्डिक्ट दिया। इस केस में तुम्हारे एक्सेलेंट कॉर्प्स रिफाइनिंग मटेरियल को रिफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। घबराहट टोजी के थ्रू सर्ज हुई जब रियलाइजेशन एक ब्रिक वॉल की तरह उसे मारी।
उसकी चीख हवा में छेद कर गई। मैंने अभी क्या किया, लेकिन कोई मर्सी नहीं मिली। शाओ लंबा ज़ॉम्बी टोजी को एक रैगडॉल की तरह पकड़ा। उसे आसानी से उठाते हुए कॉल्ड्रन ऑमिनसली उबल रहा था, स्टीम उठती हुई जैसे ये अपने अगले विक्टिम को क्लेम करने के लिए ईगर हो। चू शियन शांति से खड़ा था, उसकी आंखें सिनिस्टर सेटिस्फैक्शन से चमकती हुईं। जब उसने उबलते कंकॉक्शन में आखिरी इंग्रेडिएंट्स फेंके, टोजी वायलेंटली थ्रैश किया। उसकी चीखें स्पेस में गूंजती हुईं। आह, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन उसकी चीखें कट हो गईं जब श्याओ ने उसे सीदिंग लिक्विड में स्मैश किया। उसे पूरी तरह डुबोते हुए चू शियन ने प्रोसेस को अनफोल्ड होते देखा। उसके विचार ठंडे और कैलकुलेटिंग। ट्रांसेंडेंस, स्पिरिट डॉग्स, हाई लेवल ज़ोंबीज। ये ज़ोंबी प्लैनेट मेरे सोचे से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि एक क्यूए रिफाइनिंग कल्टीवेटर इस प्लैनेट पर एक पावरफुल बीइंग है, मैं अभी भी उन्हें हल्के में नहीं ले सकता। वो बाहर कदम रखा। वेस्टलैंड उसके सामने अपनी अपोकलिप्टिक ग्लोरी में फैला हुआ, उसका दिमाग प्लान से भरा। मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी और ज़ॉम्बी मटेरियल्स कलेक्ट करना कंटिन्यू करना होगा। आखिरकार मेरी एनर्जी सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में लिमिटेड है। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे। अथॉरिटी की एक हवा उसे घेरती हुई, उसकी पॉस्चर एक रूलर की याद दिलाती हुई जो अपने किंगडम को सर्वे कर रहा हो। हालांकि इंक कॉर्प्सेस स्ट्रांग हैं, उनमें इंटेलिजेंस की कमी है। अगर मैं नॉर्मली काम करने वाले सर्वेंट्स की एक टीम इस्तेमाल कर सकूं तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। स्पिरिट डॉग गैंग को जिंदा रखना उन्हें मारने से ज्यादा यूजफुल हो सकता है। घंटे बीत गए और कॉल्ड्रन से एक फिगर उभरा जो उस कांपते आदमी से पहचाना नहीं जा सकता था जो वो रहा था। टोजी अब नहीं था। जो उसकी जगह खड़ा था वो एक हल्किंग ब्लू ज़ॉम्बी था। स्पाइक्स उसकी पीठ और कोहनियों से निकलते हुए, उसकी आइसी ब्लू आंखें एक अननेचुरल रोशनी से चमकती हुई। एनर्जी उसके चारों तरफ क्रैकल कर रही थी, एक स्टॉर्म की तरह रेडिएटिंग करती हुई। उसका कोर पावर से पल्स कर रहा था, एक लाइटनिंग जैसा आर्क रिएक्टर उसकी छाती में एम्बेडेड। चू शियन के मैजिकल टावर ने क्रिएशन को स्कैन और एनालाइज किया। मिडिल ग्रेड इंक कॉर्प्स स्पेल्स, साइलेंट वॉक, फायरथॉर्न। एक ट्विस्टेड स्माइल चू शियन के चेहरे पर आई। बुरा नहीं, 2 इन्नेट स्पेल्स के साथ एक मिडिल ग्रेड, वो एक असैसिन के लिए अच्छा पिक है। तुम अब से शाओबाओ हो। तुम और शाओ एक परफेक्ट टीम हो। लेकिन हार्मनी ज्यादा देर नहीं टिकी। शो जेलस ब्रूट कंपटीशन को अच्छे से नहीं लिया। उसने शाओबाओ को एक मेनेसिंग ग्लेयर के साथ एक तरफ धकेल दिया। चू शियन का ध्यान मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हुए शाओबाओ अब अपने डरावने फॉर्म के बावजूद चू शियन के पीछे एक डांटे गए पपी की तरह दुबक गया। उसकी चमकती आंखें डर से चौड़ी। चू शियन ने सांस ली, अविश्वास में अपनी कनपटियां रगड़ते हुए। तो 2 बड़े स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज मेरे फेवर के लिए कंपीट कर रहे हैं। उसका टोन शिफ्ट हुआ, डार्क अम्यूजमेंट से टपकता हुआ जब उसका एक्सप्रेशन विलेनस हुआ। खैर, किसी से स्कोर सेटल करने का समय है। चलो चीर अप करो, खेलने जाने का समय है। उस पर दोनों ज़ॉम्बीज ध्यान में आ गए। उनकी राइवलरी भूल गई। स्याओ बाओ की आईसी ब्लू ऑरा क्रैकल हुई, जबकि स्याओ की ब्लड रेड एनर्जी फ्लेयर हुई। वे यूनिसन में रोर किए। एक्शन के लिए तैयार सीन ग्रैंड होटल पर शिफ्ट हुआ। इसका एंट्रेंस एक कैओटिक मेस था, डिब्री हर जगह बिखरे हुए। अंदर स्पिरिट डॉग गैंग लापरवाही से लाउंज कर रहे थे, उनकी गार्ड डाउन। ब्रेड्स वाले आदमी ने टेबल पर एक कार्ड थप्पड़ मारा। 3, उसने बार्क किया। उसकी आवाज ट्रायम्फेंट। उसके सामने मोहॉक वाला आदमी हंसा जब उसने अपना हाथ खेला। 4-2। हा हा, तुम हार जाओगे। कमरा शराब और बासी धुएं से महक रहा था। उनकी हंसी स्पेस में गूंजती हुई जब तक गराज डोर एक्सप्लोड नहीं हुआ। धुआं कमरे में भर गया और केओस फूट पड़ा जब वे अपने पैरों पर स्क्रैम्बल हुए। कौन है? उनमें से एक चिल्लाया, घबराहट आती हुई। वो लड़का कौन है और उस आउटफिट का क्या है? एक कॉस्प्ले। धुंध के थ्रू चू शियन उभरा, उसकी आवाज शांत लेकिन कमांडिंग। मैं स्पिरिट डॉग गैंग का नया बॉस हूं। उसके शब्द एक पल के लिए हवा में लटके। इससे पहले कि गैंग में से एक डुरग में एक आदमी हंसी में फट पड़ा, अपना ड्रिंक चू शियन पर फेंकते हुए। इतना मजेदार, वो मूर्ख कहां से आया? लेकिन इससे पहले कि लिक्विड उसे छू पाता, शाओ ने हस्तक्षेप किया। बॉटल को एक सिंगल स्वाइप से टुकड़ों में तोड़ते हुए गैंग जम गया। उनका कॉन्फिडेंस गायब होता हुआ। जब रियलाइजेशन हिट हुई, एक हाई लेवल ज़ॉम्बी, उनमें से एक तोतलाया। चू शियन का एक्सप्रेशन कठोर हुआ जब उसने पैथेटिक ग्रुप को सर्वे किया। ये इडियट्स रिसोर्सेज की बर्बादी हैं, अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। उसकी दृष्टि शाओबाओ पर शिफ्ट हुई। इसका ख्याल रखो। बिना हिचकिचाहट के शाओबाओ एक्शन में कूदा। उसकी मूवमेंट्स स्विफ्ट और लीथल। उसने डुरग वाले आदमी को फाड़ा, उसकी बाहों को एक सिकनिंग क्रंच के साथ रिप करते हुए। गैंग दहशत में पीछे हटा जब चू शियन की आवाज उनकी चीखों को काटती हुई। अगर तुम इस तरह खत्म नहीं होना चाहते तो शाओहोंग को जल्दी से बाहर आने के लिए कहो। तनाव महसूस हो रहा था जब गैंग मेंबर्स में से एक तोतलाया, हमें मत मारो, मैं तुरंत बॉस को बुलाता हूं। कुछ पलों बाद बूट्स की भारी आवाज गूंजी। जब एक ग्रुप पहुंचा
हथियारों से लैस और बैटल के लिए तैयार। ग्रुप के सेंटर में शाओ होंग खड़ा था, 3 स्पिरिट डॉग्स के साथ, 2 ग्रे बीस्ट्स और एक विशाल गोल्डन। शाओ होंग की आवाज शांत लेकिन धमकी से भरी थी। तुम मुझे ढूंढ रहे हो। चू शेन की आंखें संकरी हुईं जब उसने शाओ होंग को स्टडी किया, उसका दिमाग हर डिटेल को एनालाइज करता हुआ। क्या ये एक ट्रांसेंडेंट है? उसके शरीर में सच में एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। हालांकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी से कमजोर है, फिर भी ये ऑर्डिनरी लोगों से अलग है। अगर उसे कॉर्प्स में रिफाइन किया जाए तो वो डेफिनेटली बेहद पावरफुल होगा। स्टेज सेट था और बैटल शुरू होने वाली थी। शाओ होंग की आवाज गूंजी, तेज और बहादुर, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसकी आंखें नर्वसली इधर उधर घूमी, तनाव इतना थिक कि घुट जाए। उसके सामने चू शियान खड़ा था, शांत, कंपोज्ड और एक शांत कॉन्फिडेंस बिखेरता हुआ जो रेत से कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी मुस्कान तेज थी, वो तरह की जो तुम्हारे पेट को मरोड़ देती है। मॉल मेरा टेरिटरी है, उसने कहा, आवाज सिल्क की तरह स्मूथ लेकिन वेनम से भरी। तुमने इसे जला दिया तो बेशक मैं यहां स्कोर सेटल करने आया हूं। शाओ होंग का पेट मरोड़ा जब उसका दिमाग दौड़ा। क्या उसने उन कॉप्सेस को मॉल में रखा? इतनी क्रूल प्रैक्टिस? क्या वो भी एक ट्रांसेंडेंट है? नहीं, वो कुछ और भी बुरा है और वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। ये किस तरह का मॉन्स्टर है? उसकी हथेलियां पसीने से भरी थीं, उसके विचार स्पेरल कर रहे थे, लेकिन उसने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। उसकी आवाज हिचकिचाती हुई, ये बस एक गलतफहमी है। मैं लोगों से तुम्हारे लिए दूसरा शॉपिंग मॉल तैयार करवा सकता हूं। लेकिन चू शियन नहीं हिला। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी मुस्कान चौड़ी होती हुई, लगभग मजाक करती हुई। मैंने सुना है डोंगवू सिटी का ज्यादातर हिस्सा तुम्हारी गैंग का है, तो एक शॉपिंग मॉल काफी नहीं होगा। जिस कैजुअल तरीके से उसने ये कहा, उससे शाओ होंग का खून ठंडा हो गया। तो तुम और क्या चाहते हो? शाओ होंग स्नैप किया, उसकी आवाज बढ़ती हुई, कुछ कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करते हुए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समझदारी से काम लो और पीछे हट जाओ जब तुम्हारे पास अभी भी मौका है। हम स्पिरिट डॉग गैंग तुम्हें हमेशा के लिए अकोमोडेट नहीं करेंगे। और फिर भी चू शियन अनफेज्ड रहा। उसका शांत व्यवहार सिर्फ शाओ होंग की घबराहट को फ्यूल कर रहा था। मैं तुम्हारा पूरा गैंग चाहता हूं, चू शियन ने सिंपली कहा, जैसे ये दुनिया की सबसे नेचुरल चीज हो। यह आखिरी तिनका था। शाओ होंग का चेहरा गुस्से में मुड़ा, उसका प्राइड एक कॉर्नर्ड एनिमल की तरह भड़कता हुआ। तुम टोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे सिर्फ फॉरफिट ड्रिंक करने के लिए मजबूर होने के लिए, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज रेज से कांपती हुई, अपने वुल्व्स की तरफ मुड़ते हुए, उसके लॉयल बीस्ट्स उसे फ्लैंक करते हुए। उसने भौंका, दुआंग, एयर, जाओ, इसे जिंदा खा जाओ। वुल्व्स ने हिचकिचाहट नहीं की। उनकी गुर्राहटें थंडर की तरह गड़गड़ाती हुईं जब वे चू शियन पर चार्ज किए, लेकिन चू शियन नहीं हिला। वो बस वहीं खड़ा रहा, देखते हुए जब एक गोल्डन लाइट अचानक उसके चारों तरफ जीवित होती हुई फ्लेयर हुई, एक इम्पेनेट्रेबल शील्ड की तरह चमकती हुई। पहला वुल्फ झपटा, उसके पावरफुल जबड़े लाइट पर क्लैंप होते हुए, सिर्फ उसके फैंग्स ग्लास की तरह शैटर होने के लिए। बीस्ट दर्द में चिल्लाया, शील्ड की फोर्स से पीछे फेंका गया। शाओ होंग की आंखें अविश्वास में चौड़ी हुईं। वो क्या है? उसने तोतलाया। गोल्डन लाइट सिर्फ लक नहीं था, ये एक स्किल थी। शाओ चू शियान के लॉयल ज़ॉम्बी सर्वेंट्स में से एक ने गोल्डन लाइट इनकारनेशन एक्टिवेट किया था, एक स्किल जिसने चू शियन को अनटचेबल बना दिया। इससे पहले कि शाओ होंग पूरी तरह से प्रोसेस कर पाता कि क्या हुआ था, एक और फिगर उसके पीछे प्रकट हुई, एक शैडो की तरह साइलेंट। ये शाओ बाओ था, चू शियन के ज़ॉम्बीज में से एक और, एक असैसिन की प्रिसिजन के साथ मूव करता हुआ। उसकी आंखें एक ठंडी डेडली रोशनी से जलती हुईं जब उसने अपनी एबिलिटी फायर थॉर्न अनलीश की। अटैक सीधे शाओ होंग की पीठ पर एम किया गया था, लेकिन वुल्व्स में से एक बिटर एंड तक लॉयल रास्ते में कूद गया। ब्लो का ब्रंट लेते हुए गोल्डन वुल्फ गिरा, उसकी फर स्कोच्ड और धुआं छोड़ती हुई, और शाओ होंग लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, उसका दिमाग क्योस में स्पाइरल करता हुआ। विचार एक फ्रैंटिक मैस थे। ये वांग बाओ और मिसिंग टंगहू है। यहां क्या हो रहा है? उसने मेरे स्पिरिट डॉग को एक मूव में मार दिया। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक नॉर्मल हाई लेवल ज़ॉम्बी कर सकता है। अरे शाओ बाय, मेरी रक्षा करो, शाओ होंग चिल्लाया, उसकी आवाज डेस्परेशन से क्रैक करती हुई। लेकिन उसके बचे वुल्व्स भी हिचकिचाए। उनकी इंस्टिंक्ट्स उन्हें चिल्ला रही थीं कि चू चियन और उसके अनडेड सर्वेंट्स से रेडिएटिंग होने वाली ओवरवेलमिंग पावर से पीछे हट जाएं। चू चियन की आवाज केओस को काटती हुई, शांत, फिर भी मेनेस से टपकती हुई। क्या तुम अभी भी अपने डॉग्स को अपने लिए ब्लोज रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? जानवर भी जानते हैं कि मेरे सामने झुकना है। क्या तुम उनके अगले स्केपगोट बनना चाहते हो, या तुम मेरे सबऑर्डिनेट बनोगे? उसके शब्द एक हैमर की तरह मारे, उसके डोमिनेंस का वेट अनडिनाइबल। लेकिन शाओ होंग अभी तक हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका प्राइड आखिरी बार उठा और कांपते हाथों से उसने एक पिस्टल निकाली। जल्दी सेलिब्रेट मत करो, कोई भी मेरे स्पिरिट डॉग्स या मेरे गैंग को मुझसे नहीं ले सकता, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज रेज और फियर से कांपती हुई। उसने वेपन उठाया, सीधे चू शियन पर एम करते हुए।
मर जाओ। गन शॉट्स हवा में गूंजे, बम बम बम, लेकिन बुलेट्स कभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंची। स्टील ब्लड वर्म्स फटे, हवा में लिविंग शील्ड्स की तरह कॉइल करते हुए बुलेट्स हार्मलेसली उनसे रिकोशे हुईं। प्रोजेक्टाइल्स चाओ होंग के अपने ही आदमियों में वापस उड़ती हुईं। चीखें हवा को भर गईं जब उसके सबऑर्डिनेट्स गिरे, उनके लाइफलेस शरीर जमीन पर सिकनिंग थड्स के साथ मारते हुए श्याओ होंग का हाथ लिम्प हो गया। गन उसकी ग्रिप से स्लिप होती हुई जब वो हॉरर में घूरा, चू शियन ने अपना सिर झुकाया, उसकी मुस्कान वापस आती हुई। क्या ये तुम्हारा आखिरी रिजॉर्ट है? मैं कुछ ज्यादा इंप्रेसिव की उम्मीद कर रहा था। श्याओ होंग की टांगें गिव आउट हुई और वो अपने घुटनों पर गिरा। उसकी आवाज टूटती हुई जब उसने भीख मांगी। स्पिरिट डॉग गैंग तुम्हारा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। चू शियन की मुस्कान नहीं डगमगाई। वो पास आया, उसकी आंखें ठंडी और कैलकुलेटिंग। ये स्पिरिट डॉग गैंग मेरे लिए यूजफुल है तो मैं इसे तुम्हारे हाथों से ले लूंगा, और मैं तुम्हारे शरीर का भी इस्तेमाल करने वाला हूं। श्याओ होंग का चेहरा लाल रंग का गहरा शेड हो गया और एक पल के लिए उसका डर शेयर कंफ्यूजन से रिप्लेस हो गया। हालांकि मुझे मैन पसंद नहीं है, अगर तुम एडमेंट हो तो मैं कर सकता हूं, उसने तोतलाया। उसके शब्द ऑकवर्डली ट्रेल ऑफ होते हुए चू शियन का एक्सप्रेशन डिस्गस्ट में ट्विस्ट हुआ। गलत मत समझो, मुझे भी मैन पसंद नहीं है। वो शाओ बाओ की तरफ मुड़ा, श्याओ होंग को पूरी तरह डिसमिस करते हुए। इसे बांध दो। फिर शाओ हू को उसने जोड़ा, मैं इन 2 डॉग्स को तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। बाकी गैंग मेंबर्स डर से कांपते हुए अपने घुटनों पर गिरे, अपने सिर झुकाते हुए सबमिशन में। मास्टर, वे चिल्लाए, उनकी आवाजें सिंसेरिटी से कांपती हुईं। चू शियन फिर से मुस्कुराया, सही है, तुम्हें रूम को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। 10 साल पहले सी स्टार स्पिरिट एक्सप्लोड हुआ, एनर्जी की एक वेव अनलीश करते हुए जिसने दुनिया को रीशेप किया। ज्यादातर लोग इसे विथस्टैंड नहीं कर पाए। उनके शरीर ट्विस्टेड और म्यूटेटेड, उन्हें ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स में बदलते हुए, जिन्हें ज़ॉम्बीज के नाम से जाना जाता है, सर्वाइवर्स के बीच कुछ रेयर लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स गेन की। उनकी स्ट्रेंथ को 9 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, उनके शरीर में कोर्स की संख्या के आधार पर। प्रेजेंट में वापस श्याओ होंग, अब टाइड अप और डिफीटेड, ग्रिटेड टीथ के थ्रू। समझाया? डोंगवू सिटी, जहां हम अभी हैं, एक छोटा सिटी है लिंगजांग प्रोविंस में। ये फ्लेम नेशन सेंट्रलाइज्ड मोनार्की का है। यहां सिर्फ 2 पावर्स हैं, एक है स्पिरिट डॉग गैंग और दूसरा है ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी। चू शियन ने ध्यान से सुना, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल। बस इतना ही मुझे पता है। श्याओ होंग ने जोड़ा, डेस्परेशन उसकी आवाज में घुसती हुई। क्या कुछ और है जो तुम जानना चाहते हो? जो भी हो, मैं इसे ढूंढूंगा। चू शियन ने डिसमिसिवली हाथ हिलाया। श्याओ बाओ, इसे मेडिसिनल बाथ में ले जाओ। श्याओ होंग की आंखें चौड़ी हुईं। मेडिसिनल बाथ? उसके प्रोटेस्ट पैनिक्ड स्क्रीम्स में बदल गए जब शाओ और शाओ बाओ ने उसे घसीटा। बड़े भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे? आह! चू शियन ने अपना ड्रिंक पिया, केओस को अनफोल्ड होते देखते हुए अम्यूजमेंट के साथ। इस बार का मेडिसिनल बाथ सबसे अच्छा है जो मैं पा सका हूं। कुछ दिनों तक भिगोने के बाद उसकी टैलेंट काम में आएगी। वो पीछे झुका, पल का आनंद लेते हुए। फिर ब्लड बैटल एरे सेटअप करने का परफेक्ट मौका है ब्लड सैक्रिफाइस के लिए। मॉडर्न फूड और ड्रिंक्स सच में बेहतर हैं। बाहर चू शियन अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर हवा में सोर किया, हाथ में ड्रिंक। नीचे उजाड़ सिटी को सर्वे करते हुए उसकी तेज आंखों ने एक रूफ टॉप पर मूवमेंट पकड़ी। सर्वाइवर्स का एक ग्रुप अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। 2 आदमी एक डोर को ज़ॉम्बीज के रिलेंटलेस पाउंडिंग के खिलाफ होल्ड करने के लिए स्ट्रेन कर रहे थे, जबकि एक बूढ़ा आदमी उनके पीछे खड़ा था, कांपते हुए, एक वाइट केस को अपनी छाती से पकड़े हुए। ये स्टेज 3 कोर कई जिंदगियों की कॉस्ट पर मिला था। बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया, उसकी आवाज रेजिग्नेशन से भारी। हम इसे नहीं खो सकते, बस इसे लो और मुझे छोड़ दो। सनग्लासेस वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज फर्म। मिस्टर जिंग, तुम लिंगजांग प्रोविंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के चीफ हो। तुम्हारी जिंदगी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिंता मत करो। मैंने एक रेस्क्यू सिग्नल भेजा है। ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी हमें पिकअप करने के लिए किसी को भेजेगी। बूढ़े आदमी ने सांस ली, उसके कंधे गिरते हुए। हाय, दुनिया बदल गई है। अगर तुम रेस्क्यूड होना चाहते हो तो मुश्किल होगा। उनके पीछे का डोर स्प्लिंटर हुआ और बर्स्ट ओपन हुआ। ज़ॉम्बीज की एक वेव थ्रू पोर हुई, उनकी गुर्राहटें डेफनिंग। तीनों सर्वाइवर्स जम गए, उनके चेहरे डिस्पेयर से पेल। हम बर्बाद हो गए। एक तलवार हवा में एक मिसाइल की तरह शूट हुई, ग्रीन जैकेट वाले लड़के पर झपटते ज़ॉम्बी को साफ तरीके से काटती हुई। लेकिन बस इतना ही नहीं था। ये कोई वन एंड डन मूव नहीं था, ये एक नरसंहार था। ब्लेड झुंड के बीच से झिप हुई, हर सड़ती लाश को डरावनी स्पीड और सटीकता के साथ काटती हुई, जब तक सीन अजीब तरह से खामोश नहीं हो गया। एक भी ज़ॉम्बी खड़ा नहीं बचा, इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हुआ। एक शख्सियत आसमान से किसी प्राचीन देवता की तरह नीचे उतरी, उसका टोन शांत लेकिन कमांडिंग। यहां काफी रौनक है, चू शियन ने कहा जब वो शॉक्ड ग्रुप के सामने ग्रेसफुली उतरा। सर्वाइवर्स अभी भी केओस से उबर रहे थे, उन्हें धन्यवाद देने के लिए भागे। उनकी आवाजें ग्रेटिट्यूड से कांप रही थीं। शुक्रिया, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, महान। लेकिन चू शियन यहां तारीफ के लिए नहीं था,
उसकी तेज दृष्टि उस वाइट केस पर लॉक हुई जिसे बूढ़ा आदमी ऐसे पकड़े हुआ था जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। अंदर क्या है? क्या ये हो सकता है कि ये ज़ॉम्बीज इसके पीछे थे? उसने पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा और अथॉरिटी से भरी। बूढ़ा आदमी जम गया, तोतलाते हुए, जैसे उसे किसी राज्य के राज को छुपाते पकड़ा गया हो। उसके दोनों तरफ के दो आदमी तुरंत अपनी गार्ड उठाते हुए, उनके एक्सप्रेशंस कठोर होते हुए। ये एक लेवल 3 स्योनिक कोर है, बूढ़े आदमी ने आखिरकार तोतलाया। एक लेवल 3 ज़ॉम्बी बेर से मिला। इसने चू शेन का ध्यान खींचा। उसकी आंखें संकरी हुईं जब वो पास आया। ओह, मुझे देखने दो। परमिशन की प्रतीक्षा किए बिना उसने एक स्टील ब्लड वर्म छोड़ा, उसका पर्सनल नाइटमेयर फ्यूल, और ये बाहर निकलकर केस को बूढ़े आदमी के हाथों से छीनने के लिए रेंगा। ग्रुप तन गया, लेकिन रेजिस्ट करने से बेहतर जानते थे। प्लीज इसे मत ले जाओ। बूढ़े आदमी ने भीख मांगी, उसकी आवाज डेस्परेशन से टूटती हुई। लाइफ साइंसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पर निर्भर है। इसके साथ हमें ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने के लिए एक हथियार रिसर्च करने की उम्मीद है जो पूरे से संबंधित है। चू शेन ने उसे एक नजर से काटा, केस खोलते हुए एक चमकती हरी ऑर्ब को रिवील करते हुए उसने इसे एक क्रिटिकल आई से एग्जामिन किया। प्रभावित नहीं तो ये एनर्जी कोर है, ये इतना इंप्रेसिव नहीं है। उसने सोचा, अंदर की एनर्जी एक छोटे स्पिरिट स्टोन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी के मुकाबले कुछ नहीं है। दूसरा विचार किए बिना उसने कोर को बूढ़े आदमी की तरफ वापस फेंक दिया, जिसने इसे पकड़ने के लिए फंबल किया। उसका चेहरा शॉक और कंफ्यूजन का मिश्रण। चिंता मत करो, चू शेन ने सपाट तरीके से कहा, मुझे इस लेवल की चीजों में दिलचस्पी नहीं है। बूढ़ा आदमी मुश्किल से समझ पा रहा था कि उसने अभी क्या सुना। एक लेवल 3 स्योनिक कोर इनसिग्निफिकेंट। ये लड़का कौन था? इससे पहले कि वो अपनी डिसबिलीफ बोल पाता, चू शेन ने अपना ध्यान ग्रुप पर वापस किया। तुम कहां से आए हो? उसने पूछा। उसका टोन तेज। शेड्स पहने आदमी में से एक, जो बैडास वानबी चिल्ला रहा था, आगे बढ़ा। हम लिंगजांग प्रोविंस, लिंगजांग आर्मी से हैं। हमें प्रोफेसर सिंह की रक्षा करने और सायोनिक कोर वापस लाने के ऑर्डर्स हैं। चू शेन ने एक भौं उठाई। बस तुम दोनों? उसने पूछा, स्केप्टिसिज्म उसकी आवाज से टपकती हुई। शेड्स वाले लड़के ने हंसी उड़ाई। बेशक नहीं, ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी कंपनी टेम्पोरेरीली हमें एस्कॉर्ट करेगी। ग्रीन में जैक्ड लड़का, क्लियरली इस प्लान से कम इंप्रेस्ड, बुदबुदाया। अगर मैं पूछ सकूं तो लिंगजांग आर्मी यहां आने पर किस काम की होगी? लेकिन इससे पहले कि कॉन्वर्सेशन स्पाइरल हो, चू शेन की आवाज काटती हुई, ठंडी और डिसमिसिव, लिंगजांग आर्मी, उसने दोहराया, लगभग जैसे नाम खुद उसके नीचे हो जब वे बोल रहे थे। चू शेन के विचार भटक गए। सबसे मजबूत भी पहले के वूजी सेक्ट के बराबर नहीं हो सकते। इन कैओटिक समय में तुम कभी नहीं जानते कि कब सब कुछ बिखर सकता है। न मेरे नो दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर एक विचार आया, मेरी एक चीज में मदद करो, उसने कहा, उसका टोन थोड़ा शिफ्ट करता हुआ, और मैं तुम्हारे सेफ डिपार्चर को इंश्योर करूंगा। बूढ़े आदमी की आंखें उम्मीद से चमकी। सच में, हम जो भी तुम्हें चाहिए करेंगे। लेकिन फिर जैसे अपनी पोजीशन याद आती हुई, उसने अपने ग्लासेस नर्वसली एडजस्ट किए। हालांकि हम रेगुलेशंस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, यह हमारी बॉटम लाइन है। चू शेन मुस्कुराया, पहले से ही चलता हुआ, तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस रूफ टॉप पर रहो। ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करना काफी होगा। इससे पहले कि वे प्रोटेस्ट करते, उसने डोर से सील हटाई। नीचे ज़ॉम्बीज की भीड़ अनलीश करते हुए बूढ़ा आदमी ऐसा दिख रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला हो। लेकिन चू शेन ने उसकी घबराहट को डिसमिस किया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने आराम से कहा। मैंने पहले से ही डोर को एक स्टोन टैलिस्मन से एक मजबूत कर दिया है। ये ज़ॉम्बीज इसे तोड़ नहीं पाएंगे। तुम अभी यहां आराम कर सकते हो। और इसके साथ वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर कदम रखा और एक फ्लैश में आसमान में गायब हो गया। केओस के ऊपर हवर करता हुआ चू शेन ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। 10,000 सोल्स बैनर। जाओ, उसने कमांड किया। अपने हाथ की एक वेव से इसे एक्टिवेट करते हुए क्रिम्सन रेज नीचे जमीन को रोशन कर रहे थे। एक विशाल बर्ड केज के आकार की बैरियर बनाते हुए, बैनर अटैक के सेंटर में खुद को प्लांटेड करता हुआ, रॉ पावर रेडिएट करता हुआ, मॉल में ब्लैक फ्राइडे शॉपर्स की तरह भीड़ लगाने वाले ज़ॉम्बीज की भीड़ को नीचे देखते हुए चू शेन मुस्कुराया। स्योनिक कोर ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रहा है। तुमने मेरी बहुत परेशानी बचा दी, उसने बुदबुदाया। संतुष्ट रूफटॉप पर वापस आते हुए उसने ट्रियो को संबोधित किया। सब कुछ तैयार है, तुम्हें यहां से बाहर ले जाने का समय है। मैं पहले एक चीज पक्की कर लूं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने हिचकिचाहट नहीं की। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ग्रीन में जैक्ट लड़का, अभी भी सावधान, बुदबुदाया। मिस्टर, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे आश्वासन दिया, कोई चिंता नहीं। अगर ये महान हमें नुकसान पहुंचाना चाहते तो 10 जिंदगियां भी काफी नहीं होती। उन्हें किसी ट्रिक्स की जरूरत नहीं होगी। और बस ऐसे ही चू शेन ने उन्हें अपने स्टील ब्लड वर्म में लपेटा, किसी क्रीपी सेंटिएंट रोलर कोस्टर की तरह, और अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर उड़ान भरी। ट्रियो पूरे समय ब्लडी मर्डर चिल्लाया। उनका टेरर आसमान में गूंजता हुआ जब तक वे उतरे। वे पूरी तरह थक चुके थे, भागने से नहीं,
बल्कि शेयर इमोशनल थकान से चूशियन अनफेज्ड उन्हें जाने का इशारा करते हुए, ठीक है, तुम अब अपनी रेस्क्यू खुद ढूंढ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। बूढ़े आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, गहराई से झुकते हुए, तुम्हारी अपार दयालुता के लिए धन्यवाद महान। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूं महान? चूशियन हमेशा ड्रामेटिक, थोड़ा मुड़ा, एक पेंटिंग के लिए फिट पोज बनाते हुए, चूशियन उसने सिंपली कहा, दूरी में उड़ते हुए, जैसे ट्रियो ने उसे गायब होते देखा। बूढ़ा आदमी बुदबुदाया, ये डेफिनेटली एक रेगुलर ट्रांसेंडेंस इनेट टैलेंट की क्षमताओं से परे है। जल्दी वापस जाओ, हमें तुरंत जनरल यी को रिपोर्ट करना होगा। इस बीच चू चैन अपनी स्पेल रेंज के सेंटर के ऊपर हवर किया। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। अपनी उंगली के एक फ्लिक से उसने कमांड किया, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे। जाओ। लाल बीम्स ऑफ लाइट लेजर्स की तरह शूट हुई, उसकी स्पेल की रेंज के अंदर हर ज़ोंबी का खून ड्रेन करती हुई। खून स्फीयर्स में जमा हुआ जो ऊपर चूसियन की तरफ तैर गए। एक भगवान को ऑफरिंग्स की तरह ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरती है। वो हंसा उत्साहित, ये ब्लड ऑर्ब्स, ये मेरे लिए QI रिफाइनिंग के 9वें लेवल तक कल्टीवेट करने के लिए काफी हैं। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक गोल्डन चमक उसके ऊपर दिखाई दी और गोल्डन फूल आसमान से गिरने लगे। चूसियन जम गया, उसकी आंखें शॉक में चौड़ी होती हुई। हाँ, मेरिट के गोल्डन फूल, आसमान से गोल्डन फूल गिरना, क्या ये एक रेयर घटना नहीं है जो सिर्फ किसी अपार मेरिट वाले के द्वारा ट्रिगर होती है? क्या ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने उन ज़ॉम्बीज को खत्म किया? उसने रुका, उसका दिमाग दौड़ता हुआ। इतिहास में डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा अपनी हत्याओं के कारमा से बोझिल रहे हैं। अगर वे हेवनली लाइटनिंग और आग नहीं लाए तो वे पहले से ही भाग्यशाली थे। लेकिन मेरिट के गोल्डन फूलों की घटना ट्रिगर करना। वो मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक। कोई आश्चर्य नहीं कि वो राइचियस कल्टीवेटर्स इविल डीमंस को खत्म करने के बारे में चिल्लाते रहते हैं। वे मेरिट के बेनिफिट से ईर्ष्या कर रहे होंगे। अगर मैं फ्यूचर में दसियों हजार, लाखों या अरबों ज़ॉम्बीज की ब्लड सैक्रिफाइस ऑफर करूं तो मैं इन्फिनिट मेरिट से भर जाऊंगा। मेरी लाइफ स्पैन, समझ और फॉर्चून सब एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। शरीर में सेंटहुड का रास्ता पहुंच के अंदर है। ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी हेडक्वार्टर्स पर माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन सबके लिए नहीं। एक पुलिस यूनिफॉर्म में आदमी रिजिड खड़ा था, उसका एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन से भरा। जब उसने अपने बॉस को रिपोर्ट किया, वंग गंगजेन, कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए, वांग तुम्हारा टिपिकल बॉस नहीं था, श्योर, वो ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी चलाता था, लेकिन इस समय वो एक चेयर में स्लाउच था, फ्यूरियसली एक वीडियो गेम खेल रहा था, जैसे एक बच्चा होमवर्क अवॉइड कर रहा हो। बाहर की दुनिया तबाह थी, एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सोसाइटी को अलग कर रहा था। लेकिन ये लड़का अपनी किल स्ट्रीक के बारे में ज्यादा चिंतित लग रहा था, लिटरल एंड ऑफ डेज से। ऑफिसर प्रोफेशनल रहने की कोशिश करते हुए अपनी बढ़ती इरिटेशन के बावजूद अपनी रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ा। मैंने पहले से ही मिस्टर जिंग और दूसरों को इन्वेस्टिगेट करने भेजा है, उसने शुरू किया। लेकिन चाहे हम कितना भी पूछें, हम अभी भी यह नहीं समझ पा रहे कि उस एरिया में इतने सारे खून, वो कुछ छुपा रहे हैं। ये स्पिरिट डॉग गैंग के हेडक्वार्टर्स के पास है, उसने आराम से कहा। अभी भी अपने निंटेंडो पर बटन स्मैश करते हुए वो जाकर शाओहोंग से इसके बारे में पूछो। ऑफिसर ब्लिंक किया, इनक्रेजुलस। मैं शाओहोंग एक ट्रांसेंडेंट है, वो मुझे दिन का समय भी नहीं देगा आखिरकार। वांग ने अपना गेम पॉज किया, अपनी आंखें घुमाते हुए, जैसे एपोकलिप्स उसके गेमिंग सेशन के लिए एक इनकन्वीनियंस हो। हाँ, ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी लिंगजांग आर्मी से बैक्ड है। शाओहोंग जैसा एक आवारा कुत्ता क्या करेगा? हम पर भौंकेगा। आर्मी रिइंफोर्समेंट्स रास्ते में है, डोंगवू वैसे भी हमारा होगा। हमें परवाह नहीं है कि वो क्या सोचता है। उसका कॉन्फिडेंस स्पष्ट था, चाहे उसकी प्रायोरिटीज पूरी तरह से गड़बड़ थीं। इस बीच सिटी के पार स्पिरिट डॉग गैंग का हाइड आउट एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। गैंग अब चूशियन के कंट्रोल में लॉयल्टी की तस्वीर था, या वे ऐसा सोचते थे। सीन अप्रत्याशित रूप से होलसम था। एक हॉट पॉट फीस्ट पूरे जोर से चल रही थी। मांस और सब्जियों के स्टीमिंग डिशेस एक फैमिली डिनर की तरह लेड आउट। मोहॉक हेयरकट वाला एक आदमी मुस्कुराया जब उसने अनाउंस किया, बॉस, खाना तैयार है। चूशियन, नया लीडर, अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और शांत सेटिस्फैक्शन के साथ स्प्रेड को सर्वे किया। लेकिन उसके कंपोज्ड बाहरी रूप के नीचे उसके विचार उतने ही ठंडे और कैलकुलेटेड थे जितने हमेशा। इन लोगों का अभी भी उपयोग है, उसने चुपचाप सोचा। कॉर्प्सेस में इस तरह के टास्क्स के लिए प्रिसिजन की कमी है। जब तक वे यूजफुल रहते हैं, मैं उन्हें जिंदा रखूंगा। अननेसेसरीली मारने की जरूरत नहीं है जब उन्हें रखने में मेरिट है। एक डिसआर्मिंग स्माइल के साथ उसने अपने आदमियों को संबोधित किया, अच्छा किया, बैठो और खाओ। गैंग मेंबर्स विजिबली मूव्ड, उसकी काइंडनेस पर रोए। नया बॉस इतना अप्रोचेबल है, उनमें से एक सूंघा, वो उस मर्डरस शाओहोंग जैसा कुछ नहीं है, 10,000 गुना बेहतर। एक पल के लिए सीन लगभग आइडियलिक लग रहा था, जैसे मिसफिट्स का एक ग्रुप एक शेयर्ड मील पर बॉन्ड कर रहा हो। लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा डार्कर थी। एक मीट बॉल टेबल से रोल हुआ, जमीन पर टकराते हुए क्रैक होकर खुलता हुआ
एक राइदिंग ग्रीन वर्म रिवील करते हुए गैंग को पता नहीं था हॉट पॉट सिर्फ खाना नहीं था, ये एक ट्रैप था। चू शेन की डिमोनिक आर्ट्स ने मील को पैरासाइट से इन्फ्यूज किया था, जो उनके दिमाग और शरीर को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन थे। जैसे उसने अपने आदमियों को खाते देखा, अब अंदर के वर्म्स से ओब्लिवियस, उसकी स्माइल सिनिस्टर हो गई। जीवित मृतकों जितने लॉयल नहीं हो सकते, उसने सोचा। लेकिन एक बार जब उन्होंने मेरा जहर निगल लिया तो मेरे कंट्रोल से कोई बचने का रास्ता नहीं है। उस रात बाद में फैमिली डिनर खत्म होने के बाद चू शेन अपनी सीक्रेट चेंबर में रिट्रीट हुआ। उबलते लाल लिक्विड के एक विशाल कॉल्ड्रन के सामने खड़े होकर वो एंटिसिपेशन से मुस्कुराया। इतने लंबे समय तक भिगोने के बाद उसने बुदबुदाया, तुम्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए। अपनी उंगली के एक फ्लिक से उसने कमांड किया, बाहर आओ। लिक्विड की सरफेस वायलेंटली हिली। इससे पहले कि एक हल्किंग ज़ॉम्बी उभरा, इसका ग्रोटेस्क फॉर्म पावर से टपकता हुआ। ये तुम्हारी रन ऑफ द मिल अनडेड नहीं था। इसका सिर थॉर्न जैसी स्पाइक्स से क्राउंड था। इसका शरीर आर्मर में एनकेस था जो ऑर्गेनिक और इम्पेनेट्रेबल दोनों लग रहा था। एक हाथ हड्डी के साथ फ्यूज्ड एक जैगेड क्लॉ था, जबकि दूसरा एक स्पाइक स्टिंगर था जो वेनोमस एनर्जी के साथ पल्स कर रहा था। चू शेन की आंखें प्राइड से चमकीं। इस कॉर्प्स का हाथ एक इन्नेट मैजिक वेपन, उसने एक्सक्लेम किया। लेकिन उसकी खुशी कम समय की थी। ज़ॉम्बी सबमिशन में झुकने की बजाय एक गटरल रोर निकाला और अपने क्रिएटर पर झपटा अग्रेशन से भरा। चू शेन का एक्सप्रेशन काला हुआ। ओह, एक ट्रेटर! उसकी आवाज बर्फीली थी, हर शब्द मेनेस से भरा। उसकी ऑरा ऑपरेसिव एनर्जी के साथ एक्सप्लोड हुई। उसकी क्रिम्सन आंखें चमकी जब वो मुस्कुराया। नहीं जानता कि आसमान कितना ऊंचा है या जमीन कितनी गहरी है, तुम मुझे डिफाई करने की हिम्मत करते हो। ज़ॉम्बी उसकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के नीचे डगमगाया। इसकी फेरोसिटी कांपते डर से रिप्लेस हुई। धीरे धीरे ये अपने घुटनों पर गिरा। अपना सिर सबमिशन में झुकाते हुए चू शेन मुस्कुराया। विक्टोरियस, ये बेहतर है, उसने बुदबुदाया। ज़ॉम्बी के सिर को एक लॉयल पेट की तरह थपथपाते हुए, अपने मैजिकल टावर का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी क्रिएशन को एनालाइज किया। हाई ग्रेड लेवल 7 कॉर्प्स सोल्जर, इनेट स्पेल्स, गोल्डन लाइट, डिवाइन ब्लेड स्पेल, कॉर्प्स रोर आर्ट। टावर ने रिपोर्ट किया। चू शेन का प्राइड स्वेल्ड। तुमने मुझे निराश नहीं किया, उसने कहा। तुम्हारा नया नाम शाओलोंग है। 2 अदर ज़ॉम्बीज को बुलाते हुए शाओ और शाओ बाओ उसने अपने ऑर्डर्स जारी किए। शाओलोंग को अपने साथ ले जाओ, उसे रूल्स सिखाओ, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, श्योर करो कि वो अपनी जगह जानता है। दोनों अग्रीमेंट में रोर किए, अपने नए एलाई को दूर ले जाते हुए। कहीं और ग्रैंड होटल के पास ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी का एक सोल्जर एक टैंक के ऊपर खड़ा था, बिनोकुलस से ईरी स्टिलनेस को सर्वे करता हुआ। साइलेंस अननर्विंग थी। कुछ गलत है, उसने बुदबुदाया। इतनी खामोशी क्यों है? स्पिरिट डॉग गैंग कभी ऐसी नहीं रही। उसकी अनईज पैनिक में बदल गई जब उसने उन्हें देखा। चू शेन की एलीट ज़ॉम्बी ट्रियो, हाई लेवल ज़ॉम्बीज। उसने गास्प्ड किया। और 3 हैं, शाओहोंग के आदमी भी उनकी ओबे कर रहे हैं। क्या शाओहोंग मर गया? उसके विचार स्पाइरल किए जब उसने इम्प्लीकेशंस रियलाइज किए। क्या स्पिरिट डॉग गैंग पहले से ही खत्म हो चुका है? उसकी पैनिक शेयर टेरर में बदल गई जब शाओलोंग की आंखें उस पर लॉक हुईं। ज़ॉम्बी की किलिंग इंटेंट सफोकेटिंग थी। धिक्कार है, उसने तोतलाया। उसने मुझे देख लिया, मैं मर गया। लेकिन इससे पहले कि शाओलोंग पाउंस कर पाता, शाओ बीच में आया। चू शेन के ऑर्डर्स याद करते हुए उसके दिमाग में उसने मास्टर के कमांड को रिप्ले किया। तुम मेरे आदमी हो, तुम जो मर्डर्स करते हो वे मेरे ओन काउंट होंगे और मेरी रेपुटेशन को अफेक्ट करेंगे। मेरी परमिशन के बिना किसी को मत मारो। शाओलोंग रिलक्टेंटली पीछे हटा। उसका पहली किल का मौका स्लिप होता हुआ सोल्जर मौके का फायदा उठाते हुए अपने टैंक में स्क्रैम्बल किया और स्पीड से भागा, दिल धड़कता हुआ। एक बार जब वो सेफ डिस्टेंस पर था, उसने डिसबिलीफ में पीछे देखा। इसने मेरा पीछा करना बंद कर दिया, उसने बुदबुदाया, अभी भी शेकन। अपनी लेयर में वापस चू शेन गहरे मेडिटेशन में था, चमकती एनर्जी के ऑर्ब्स से घिरा हुआ। जैसे उसने उनकी पावर अब्सॉर्ब की, ऑर्ब्स शैटर हुए। उसके शरीर में की एनर्जी की वेव्स रिलीज करते हुए उसकी आंखें लाल चमकीं जब उसने अपनी मुट्ठियां भींची। उत्साहित की रिफाइनमेंट 7वां स्टेज, उसने डिक्लेयर किया। मेरी करंट पावर के साथ मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के नीचे इनविंसिबल हूं। उसका दिमाग प्लान से भरा। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस करना होगा। लेकिन ओरिजिनल फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के इंग्रेडिएंट्स राइचस सेक्ट्स द्वारा टाइटली कंट्रोल किए जाते हैं। मेरे जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स को दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उसका सॉल्यूशन सोल फ्लावर, एक रेयर और पावरफुल इंग्रेडिएंट जो स्लॉटर्ड सोल्स के थ्रू कल्टीवेट की जाती है। पिछली बार जब मैं सेनुअन कॉन्टिनेंट वापस आया, मैंने सीड्स प्रिपेयर किए। इस ज़ॉम्बी से भरे प्लैनेट में सोल्स की कमी नहीं है जो हार्वेस्टिंग के लिए राइप है। एक बार जब मैं क्यूआई रिफाइनमेंट के 9वें स्टेज तक पहुंच जाता हूं, मैं सोल फ्लावर उगाने के लिए परफेक्ट जगह ढूंढूंगा। जैसे चू शेन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं, बाहर का सिटी कियोस में और गिरा। वुल्व्स खंडहरों में घूमे,
उनकी हाउल्स पेल मूनलाइट के नीचे गूंजती हुई। डिस्ट्रक्शन के बीच एक सोल्जर पैक का प्रे गिरा, उसका हाथ और आंखें मिसिंग, और वुल्व्स का लीडर चंद्रमा की चमकती चमक के नीचे टॉल और मजेस्टिक खड़ा था। एपोकलिप्स सिर्फ अनफोल्ड नहीं हो रहा था, ये थ्राइव कर रहा था। सनलाइट टूटे सिटी पर फैली, उन खंडहरों को रोशन करती हुई जो कभी केओस और कार्नेज से भरे थे। अब एक अजीब शांति थी, कोई ज़ॉम्बीज नहीं, कोई चीखें नहीं, बस साइलेंस, जैसे तूफान से पहले की शांति। अंदर जो एक मेकशिफ्ट थ्रोन रूम जैसा दिखता था, चू शेन अपनी चेयर में पीछे बैठा, टांगें क्रॉस की, हर तरह से एक बॉस की तरह दिखता हुआ जिसने अपोकलिप्स को कॉन्कर किया हो। उसके ज़ॉम्बी सबऑर्डिनेट्स उसके सामने घुटने टेके, उनके ग्रोटेस्क फॉर्म्स सबमिशन में झुके। वो थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज शांति को काटती हुई, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने हाईवे पर विशाल वुल्व्स की एक डेन पाई और वे हम पर अटैक करने की प्लान बना रहे हैं? स्याओ, उसके ज़ॉम्बी सोल्जर्स में से एक ने एक गटरल रोअर निकाला। रिपोर्ट कंफर्म करते हुए चू शियन पीछे झुका। उसका दिमाग पहले से ही अगली मूव कैलकुलेट कर रहा था। शाओहू और शाओबाओ पहले से ही कॉर्प्स सोल्जर्स तक लेवल अप हो चुके थे और शाओलोंग लेवल 9 तक पहुंच गया था। इन वुल्व्स की उन्हें एम्बुश करने की हिम्मत थी। चूशे के होंठ एक मुस्कान में मुड़े। कॉन्फिडेंट छोटे बास्टर्ड्स, उसने सोचा, लेकिन यह सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, ये एक मौका था। उसके विचार तेज हुए, शायद ये डेन स्पिरिट फ्लावर्स के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकती है। समय बर्बाद किए बिना उसने अपना हाथ हिलाया, अपनी ज़ॉम्बी ट्रियो को अपने मैजिकल टावर में आराम करने के लिए खींचते हुए। उसकी दृष्टि बाहर सिटी की तरफ शिफ्ट हुई। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की एक झलक। कैजुअल घमंड के साथ अपनी टांग टेबल पर रखते हुए उसने अनाउंस किया, मैंने अभी ची रिफाइनिंग के 9वें स्टेज को पार किया है। लगता है अपनी टांगें स्ट्रेच करने का समय है। कुछ पलों बाद चू शियन अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर खड़ा था। हवा उसके बालों से गुजरती हुई जब उसने नीचे सिटी को सर्वे किया। मैजिकल टावर उसकी हथेली में था। इसकी हल्की चमक अंदर के अनडेड सोल्जर्स की एनर्जी के साथ पल्स कर रही थी। उसकी आवाज शांत लेकिन कमांडिंग थी। क्या ये यहां है? उसने पूछा, सवाल हवा में लटका हुआ। टावर के अंदर से शियो की गर्जना ने लोकेशन कंफर्म की। चू शियन ग्रेसफुली नीचे उतरा और स्मैश्ड टैंक्स की एक जोड़ी के पास लैंड किया। उसकी तेज आंखें जमीन पर फैली एक लाइफलेस बॉडी पर पड़ी, एक लैंग आर्मी गार्ड। उसने बुदबुदाया तो एक लेवल 1 ट्रांसेंडेंट भी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाया। उसका टोन ठंडा हुआ, ये वुल्व्स मेरे सोचे जितने सिंपल नहीं हैं। अचानक एक बेबी की रोने की आवाज स्टिलनेस को भेद गई। आवाज रॉ और डेस्परेट खंडहरों में गूंजती हुई। चू चैन जम गया। उसकी आंखें संकरी हुईं। वो रोना उसे सही नहीं लगा। उसकी इंस्टिंक्ट चिल्लाई कि कुछ गलत है। बिना हिचकिचाहट के उसने एक हरी फायरबॉल कॉन्जर की। चमकती एनर्जी उसकी हथेली में क्रैकल करती हुई, इससे पहले कि वो इसे आवाज की तरफ फेंके, एक्सप्लोजन ने एरिया को रोशन किया। डिस्ट्रक्शन की एक वेव बाहर की तरफ फैलती हुई। जब धूल सेटल हुई, एक कटी हुई वुल्फ की टांग उसके पैरों के पास गिरी। उसने इसे घूरा। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल, इससे पहले कि वो एक आवाज में बोले जो इतनी ठंडी थी कि हवा को जमा सके। अगर एक लिन जान आर्मी गार्ड, एक ट्रांसेंडेंट कम नहीं, यहां मर गया तो एक बेबी कैसे सर्वाइव कर सकता है? इतना लाउड रोते हुए भी उसकी दृष्टि काली हुई। कोई और शायद एक जिंदगी बचाने के लिए रश करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुस्कुराया। उसकी आवाज एक क्रूल फुसफुसाहट में गिरती हुई, तुम मुझसे मिले एक ठंडे खून वाले डीमन कल्टीवेटर। जैसे क्यूपर एक गहरी गटरल हाउलिंग उसके चारों तरफ फूट पड़ी। जमीन कांपी जब वुल्व्स उभरे। उनकी चमकती क्रिम्जन आंखें चू शियन पर अनरिलेंटिंग नफरत के साथ लॉक हुईं। उनकी स्नाल्स हवा को भरती हुई जब वे अटैक करने के लिए तैयार हुए। लेकिन चू शियन अनफेज्ड खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन लगभग बोर। अपने हाथ के एक कैजुअल फ्लिक से उसने अपनी ज़ॉम्बी ट्रियो को मैजिकल टावर से समन किया। अनडेड सोल्जर्स मटीरियलाइज हुए, उनके ग्रोटेस्क फॉर्म्स मैलिस रेडिएट करते हुए जब वे यूनिसन में रोर किए। वुल्व्स एक पल के लिए हिचकिचाए, उनकी ब्लड लस्ट ज़ॉम्बीज की ओवरवेलमिंग ऑरा से क्लैश करती हुई। फिर पैक अलग हुआ। अपने लीडर के लिए रास्ता बनाते हुए एक विशाल वुल्फ आगे बढ़ा। इसकी नीली फर धूप के नीचे फ्रॉस्ट की तरह चमकती हुई। एक काली हॉर्न इसके सिर से निकली और इसके पंजे जमीन को खरोंचते हुए स्टील को काटने के लिए काफी तेज। चू शियन की आंखें संकरी हुईं जब उसने क्रीचर को स्टडी किया। एक लेवल 2 ट्रांसेंडेंट वुल्फ किंग, उसने बुदबुदाया, लगभग इम्प्रेस्ड। बुरा नहीं है। वुल्फ किंग ने एक ईयर स्प्लिटिंग हाउल निकाली, अपने पैक को अटैक करने का सिग्नल। वुल्व्स आगे सर्ज हुए, फर और फैंग्स की एक टाइडल वेव की तरह। उनकी हाउल्स हवा को फाड़ती हुई। चू शियन की आवाज नॉइज को काटती हुई, शांत और कमांडिंग, ट्रांसेंडेंट को मेरे लिए छोड़ दो, उसने अपने ज़ॉम्बीज को बताया। बाकी तुम्हारे हैं। ट्रियो रिस्पॉन्स में रोर किए। बिना हिचकिचाहट के फ्रे में चार्ज करते हुए बैटलफील्ड केओस में फट पड़ा। खून छिड़का जब क्लॉज हड्डियों से मिले, दांत मांस में फाड़े और अनडेड सोल्जर्स एक फेरोसिटी के साथ लड़े जो वुल्व्स के सैवेज अटैक से मैच करती थी। जमीन बॉडीज से भरी थी। जब दोनों साइड्स क्लैश हुई
कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच चू शिएन ने वुल्फ किंग का हेड ऑन सामना किया। विशाल क्रीचर अपने पावरफुल जबड़ों के साथ उस पर झपटा, लेकिन चू शिएन ने आसानी से साइड स्टेप किया। उसकी मूवमेंट्स फ्लूइड और प्रिसाइज, अच्छे दांत, मजबूत हड्डियां। उसने एक मुस्कान के साथ बुदबुदाया, तुम पास हो। वुल्फ किंग स्नाल किया। इसकी क्रिम्सन आंखें फ्यूरी से जलती हुईं जब इसने एक और अटैक लॉन्चेस किया था, लेकिन चू शिएन पहले से ही एक कदम आगे था। अपनी क्यूई एनर्जी चैनल करते हुए उसने एक ब्लड वर्म स्पेल अनलीश किया। क्रिम्सन एनर्जी बीस्ट के जबड़े के चारों तरफ एक विप की तरह कॉइल करती हुई अपनी कलाई के एक फ्लिक से उसने वुल्फ किंग को जमीन में स्लैम किया। इंपैक्ट बैटलफील्ड के थ्रू शॉक वेव्स भेजता हुआ धूल और डिब्री हर जगह उड़े। जब क्रीचर का रहा पल भर के लिए स्टंड, चू शिएन इसकी तरफ चला, उसका एक्सप्रेशन ठंडा और कैलकुलेटिंग। ये मेरे अटैक से सर्वाइव कर गया, उसने नोट किया, अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए। इसका फिजिक इंप्रेसिव है। पास उसने अपनी ज़ॉम्बी ट्रियो की तरफ देखा। उनके ग्रोटेस्क फॉर्म्स आसानी से बाकी वुल्व्स को फाड़ते हुए पैक अनडेड सोल्जर्स के लिए मैच नहीं था, और जल्द ही बैटलफील्ड फिर से साइलेंट था। घायल वुल्फ किंग की कराहों को छोड़कर चू शिएन अपने सोल्जर्स की तरफ मुड़ा और शांत अथॉरिटी के साथ बोला, इन सबको होटल में वापस ले चलो। उसने ऑर्डर दिया, उसकी आवाज आफ्टरमाथ को एक ब्लेड की तरह काटती हुई। इस बीच सिटी में कहीं और एक टैंक पहले की बैटल की साइट पर रुकने के लिए चीखा। 3 आदमी बाहर निकले। उनके चेहरे ग्रिम, 2 ब्लैक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स पहने थे, जबकि तीसरा एक स्लीक ब्लैक सूट में आदमी रैकेज के पास घुटने टेक गया। उसकी तेज आंखों ने एरिया को स्कैन किया, सीन को देखते हुए। ये कैसे संभव है, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज डिसबिलीफ से भरी। व्हीकल, सप्लाईज, लिन जैंग आर्मी के हमारे ब्रदर की बॉडी, सब गायब। अपना हाथ उठाते हुए उसने एनर्जी की एक हरी चमक समन की। मेरी टैलेंट स्पिरिट के साथ है, उसने समझाया, जो मुझे प्लांट्स के साथ कम्युनिकेट करने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की अनुमति देती है। अपनी चमकती हथेली को एक पास के पेड़ के खिलाफ रखते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और विजन्स को अपने दिमाग में फ्लड होने दिया। उसने बैटल को देखा जैसे पेड़ की आंखों से ज़ॉम्बीज वुल्फ कार्कसेस को घसीटते हुए एक आदमी सप्लाईज से भरे ट्रक को चलाता हुआ। उसकी आंखें स्नैप होकर खुलीं जब वो पीछे लड़खड़ाया। चमक उसके हाथ से फेड हो रही थी। यहां एक लड़ाई हुई थी, उसने कहा, उसकी आवाज कांपती हुई। एक इंसान, 3 ज़ॉम्बीज और वुल्फ्स का एक पैक। इंसान भाग गया और वुल्फ्स को भारी नुकसान हुआ। वुल्फ किंग, ये एक लेवल 2 ट्रांसेंडेंट था। कौन इससे अनस्केथ चल सकता है? उसके सबऑर्डिनेट्स में से एक, कैप में एक आदमी, बोला, हम डोंगहू सिटी में काफी समय से हैं। उसने ग्रिमली कहा, यहां कोई लेवल 3 ट्रांसेंडेंट नहीं है और यह इम्पॉसिबल है कि कोई खुद लेवल 4 तक पहुंचने के लिए काफी रिसोर्सेज इकट्ठा करे। उसने सूटेड आदमी के कंधे पर हाथ रखा और जोड़ा, यहां के पानी गहरे और मिस्ट्रीज से भरे हैं। पहले हाई लेवल ज़ॉम्बीज दिखते हैं और अब ये एक और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल जिसके बारे में हमें नहीं पता कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। सूट वाला आदमी सोचता है कि ट्री विजन में पर्सन चू शिएन जैसा है, तो सूट वाला लड़का एक्चुअली सनग्लासेस वाला लड़का है जिसकी अपने 2 कंपेनियंस के साथ कुछ समय पहले रूफटॉप पर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने जान बचाई थी। चू शिएन के बेस पर वापस। एक समय का बर्बाद मॉल अब एक थ्राइविंग फार्म था। क्रॉप्स स्पिरिट एनर्जी की चमक के नीचे फ्लरिश कर रही थीं। हवा जीवन के प्रॉमिस से थिक। इस सब के सेंटर में चू शिएन एक चमकते मैजिकल सर्कल के अंदर खड़ा था। गोल्डन लाइट उसके चारों तरफ घूमती हुई। फॉग अरे और स्पिरिट गैदरिंग अरे कंप्लीट है। उसने डिक्लेयर किया, अब ये जगह एक होली लैंड है। तुम शांति से खेती और पशुपालन कर सकते हो। उसके आदमी चीयर किए, उनकी बाहें ताजी क्रॉप्स और वेजिटेबल से भरी। बॉस अद्भुत है, उनमें से एक चिल्लाया। ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद से हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह का दिन देखेंगे। चू शिएन मुड़ा। उसका दिमाग पहले से ही अपनी अगली मूव पर इस जमीन को स्पिरिट डॉग गैंग खाने की क्वालिटी सुधारने के लिए मैनेज करेगी। उसने सोचा, लेकिन डीमन स्पिरिट प्लांट जो मैं उगाना चाहता हूं, वो एक अंधेरे ऑमिनस कमरे में घुसा जहां घायल वुल्फ किंग बंधा था। क्रीचर कमजोर तरीके से गुर्राया। इसका शरीर तेज, ब्लड थर्स्टी वाइन्स में रैप्ड जो हर मूवमेंट के साथ टाइट होती थीं। चू शिएन की आंखें एम्बिशन से चमकी जब वो पास आया। स्पिरिट फ्लावर, उसने कहा, उसकी आवाज नीची और रिजॉल्व से भरी। मेरा फाउंडेशन बिल्ड करने का रास्ता तुम पर निर्भर है। चिंगा सिटी की सड़कें डेली लाइफ की बज़ से जीवित थीं। लोग अपने मंडेन रूटीन्स के बारे में मूव कर रहे थे, उनकी नाक के ठीक नीचे ब्रू हो रहे स्टॉर्म से ब्लिसफुली अनअवेयर। भीड़ के बीच काले में लिपटी एक शख्सियत शांत डिटर्मिनेशन के साथ मूव कर रही थी। चू शिएन, उसकी हैट उसके चेहरे को ऑब्स्क्योर करने के लिए नीची खींची हुई, चुपचाप चला। उसका दिमाग दौड़ता हुआ स्पिरिट फ्लावर ब्लू सी स्टार पर लगाया गया था और सिर्फ तब मैच्योर होगा जब ब्लड मिरर रिस्टोर हो जाए। इस बार उसका मिशन क्रिस्टल क्लियर था। फाउंडेशन पीरियड के लिए सूटेबल मैजिक स्किल्स ऑब्टेन करना,
जैसे उसने अपनी हियरिंग टेक्निक एक्टिवेट की, उसके रेड ओरा की रेंज एक्सपैंड हुई। उसके स्नेल कंपेनियन की रिसेंट ग्लो अप की बदौलत ग्लो सिर्फ शो के लिए नहीं थी, इसका मतलब बिजनेस था। चू शियन ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया कि उसे वूजी सेक्ट के एक सक्रिय एक डिसाइपल को ढूंढना होगा। लूजिन से कनेक्ट करने के लिए, उसकी टेक्निक के लिए एक कॉन्वर्सेशन पिकअप करने में ज्यादा समय नहीं लगा। दो क्लोक्ड फिगर्स पास में हश्ड टोन्स में बात कर रहे थे। ये फिगर आउट करना मुश्किल नहीं था कि वे कौन थे, मेलनगाई और ब्रूनेट शिंगू। और वे हुआ मेलनगाई की आवाज पहले आई। उसका टोन चिंता से भरा जब उसने पूछा कि चोंग चुंग भी शो अप करेगा। चू शियन ने खुद से मुस्कुराया। हंट का थ्रिल उसके विचारों को रोशन करता हुआ उन्हें मिल गए। ब्रूनेट की आवाज स्टेडी थी, कॉशन का आग्रह करते हुए। वे पकड़े जाने या बदतर बिट्रेड होने का रिस्क नहीं उठा सकते थे, लेकिन चू शियान ने अपनी सांस के नीचे हंसी उड़ाई। कॉशन इसे काटने वाली नहीं थी। चाहे जोंगकिंग ट्रेटर ना हो, ट्रबल उसका बुरी स्मेल की तरह पीछा करेगी। अपनी हैट एडजस्ट करते हुए चू शियन ने डिसाइड किया कि अभी के लिए अपनी डिस्टेंस रखना बेस्ट था। वो सही समय आने पर उनसे डील करेगा। स्ट्रीट की शांति तब शैटर हुई जब एक सफेद कपड़े में रैप्ड सिर जमीन पर फेंका गया। भीड़ हॉरर में गास्प हुई। उनकी मर्मर्स हवा को स्टैटिक की तरह भरती हुई। स्ट्राइकिंग ब्लू हेयर वाला एक टॉल आदमी आगे बढ़ा, मेनेस की एक ऑरा ऊजिंग करता हुआ। एक स्मग ग्रिन के साथ उसने खुद को ओ यंग हाओ के रूप में इंट्रोड्यूस किया, शियांग सेक्ट का 4th डिसाइपल। उसकी आवाज लाउड और कमांडिंग थी जब उसने अपना मिशन डिक्लेयर किया, वूजी सेक्ट के बचे लोगों का शिकार करना। जमीन पर सिर जंगचेन का। भीड़ रिकॉयल हुई जब ओ यंग ग्लोट किया, उसका टोन साफ करता हुआ कि वो यहां सिर्फ हंट करने नहीं आया था, वो एक स्टेटमेंट बनाने आया था। जब भीड़ में एक ब्रेव या फूलिश सोल ने उसके एक्शंस पर सवाल उठाने की हिम्मत की, ओ यंग ने उसे पलक झपकते ही साइलेंट किया। आदमी के हाथों को साफ तरीके से स्लाइस करते हुए उसका एक्सप्रेशन ठंडा था, उसकी आवाज और भी ठंडी। इग्नोरेंट और स्टूपिड, उसने मुस्कुराया। मैं इस बार तुम्हारी जिंदगी स्पेयर करूंगा। जैसे ओ यांग की तेज आंखें भीड़ पर घूमी। वे मेलनगाई और ब्रूनेटन पर लॉक हुई। उसकी ट्विस्टेड ग्रिन चौड़ी हुई और उसकी आवाज मैलिस से टपकी। डिमोनिक विलेंस, उसने मुस्कुराया। उसका टोन लगभग प्लेफुल, जैसे एक प्रेडेटर अपने प्रे के साथ खेल रहा हो। मेलनगाई और ब्रूनेट ने दूसरे इन्विटेशन का इंतजार नहीं किया। वे भागे, पैनिक्ड, भीड़ के थ्रू वीव करते हुए जितनी तेजी से उनकी टांगें ले जा सकती थीं। ओ यांग ने समय बर्बाद नहीं किया। उनकी डायरेक्शन में एनर्जी की एक ब्लू बीम लॉन्च करते हुए ब्लास्ट स्ट्रीट को फाड़ गया, लगभग इनोसेंट बायस्टैंडर्स को हिट करता हुआ। भीड़ विस्पर्स में फूट पड़ी, उनका डर स्पष्ट। ओ यांग हा बहुत ओवरबेरिंग है, एक बुदबुदाया। दूसरे ने उन्हें अपनी आवाजें नीची रखने के लिए हिस्ट किया। ओ यांग कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं था, वो शिनगंग सेक्ट का एक जीनियस था, पहले से ही ची रिफाइनमेंट के 9वें स्टेज पर। उसकी क्रूअल्टी के लिए रेपुटेशन लेजेंडरी थी और वो एक राइजिंग स्टार था, ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड। चू शियन अभी भी भीड़ के बीच कंसील्ड, विस्पर्स को एक मुस्कान के साथ सुना। एक जीनियस डिसाइपल, ज्यादा जैसे स्लॉटर के लिए तैयार एक फैट शीप। उसकी आंखें जमीन पर सिवियर्ड सिर की तरफ फ्लिक हुईं और एक आइडिया बनने लगा। चेज इंटेंसिफाई हुआ जब ओ यांग मेलनगाई और ब्रूनेट के करीब आया। उनकी ऑरा की रेड और पर्पल लाइट्स हवा में स्ट्रीक हुईं। जब ओ यांग की ब्लू एनर्जी उन पर बोर डाउन हुई, अपने हाथ के एक फ्लिक से ओ यांग ने अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड फिंगर टेक्निक अनलीश की। इसकी शीयर फोर्स ने ड्यूओ के थ्रू पैनिक की वेव्स भेजी। उन्होंने सोचा सब खत्म हो गया, जब तक एक क्रिम्सन शील्ड अचानक प्रकट नहीं हुई, अटैक को ब्लॉक करती हुई। ऊपर ओ यांग अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर हवर किया। उसकी आंखें संकरी हुईं जब उसने उस फिगर को ग्लेयर किया जिसने इंटरवीन किया था। आदमी टॉल खड़ा था, उसकी प्रेजेंस कमांडिंग। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? उसने पूछा, उसकी आवाज स्टेडी और ठंडी। मैं जांग चिंग हूं, मैं तुम्हारी आंखें क्लेम करने वापस आया हूं। मेलनगाई जम गया जांग चान, लेकिन कैसे? इसका कोई सेंस नहीं बनता था। ओ यांग भी इसे नहीं खरीद रहा था। उसकी आवाज स्कॉर्न से टपकी जब उसने अपनी दूसरी सोर्ड खींची। तुम ट्रिक्स खेल रहे हो, उसने गुर्राया। उसका अटेंशन डाइवर्टेड होने के साथ ब्रूनेट और मेलनगाई ने एस्केप करने का मौका लिया। केओस में गायब होते हुए ओ यांग का फोकस इंपोस्टर पर वापस स्नैप हुआ। डिमोनिक कल्टीवेटर्स के पास हमेशा ट्रिक्स होती हैं, उसने मुस्कुराया। तुमने मेरे प्रे को एस्केप करने दिया। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करते तो मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। लेकिन चू शियन अब जंगचिंग के रूप में डिस्गाइज्ड, फेज्ड नहीं हुआ। उसकी क्रिम्सन आंखें ऑमिनसली चमकी हों जब वो हंसा। तुम्हें यह सब गलत समझा है, तुम यहां प्रे हो। टेंशन एक ड्रॉन बो स्ट्रिंग की तरह स्नैप हुआ जब चू शियन की ज़ॉम्बी ट्रियो इमर्ज हुई, ओ यांग की तरफ अनरिलेंटिंग फोर्स के साथ चार्ज करते हुए। लेकिन ओ यांग एक स्टॉर्म की तरह मूव किया, उन्हें आसानी से कट करते हुए। उसकी सोर्ड ऑरा रिलेंटलेस थी, इंडिस्ट्रक्टिबल, या वो ऐसा सोचता था जब वो आखिरकार चू शियन तक पहुंचा, किलिंग ब्लो डिलीवर करने के लिए रेडी। उसका ब्लेड मिडेयर में कुछ अनएक्सपेक्टेड से रोका गया।
एक स्टील ब्लड वर्म ब्लेड के चारों तरफ एक लिविंग चेन की तरह कॉइल हुआ। इसका मेटेलिक शरीर शार्प एज के लिए इम्परवियस। ओ यंग की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हुईं। वर्म इवॉल्व्ड हो गया था। चू शियन ने समय बर्बाद नहीं किया। अपनी ब्लड बाइंडिंग स्किल एक्टिवेट करते हुए वर्म ओ यांग के शरीर के चारों तरफ रैप हुआ, एक वाइस की तरह टाइटन करता हुआ। लेकिन ओ यांग डन नहीं था। इंटरेस्टिंग, उसने कहा। उसकी ग्रिन वापस आती हुई गोल्डन एनर्जी के बर्स्ट के साथ उसने एक शिंगंग सेक्ट सीक्रेट स्किल एक्टिवेट की। रिलीज। एनर्जी ने चू शियन की बाइंडिंग को शैटर किया और ओ यांग की ऑरा पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट फ्लेयर हुई। अपनी क्यूआई एनर्जी को अपनी फिंगर टिप्स पर गैदर करके उसने अपनी अल्टीमेट मूव अनलीश करने की प्रिपरेशन की। तुम्हारी छोटी ट्रिक्स यहां खत्म होती हैं? उसने थूका। चू शियन की ग्रीन चौड़ी हुई। क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? इंप्रेसिव लग रहा है। मैं एक डिसेंट ओपोनेंट का इंतजार कर रहा था। ओ यांग चार्ज किया। उसकी आवाज गूंजती हुई जब उसने अपनी किलर टेक्निक का नाम चिल्लाया। चेंग एब्सोल्यूट सोर्ड फिंगर। हवा रॉ एनर्जी के साथ क्रैकल हुई जब वो चू शियन के करीब आया। लेकिन धुएं और केओस के एक फ्लैश में सब कुछ बदल गया। ओ यांग मिड अटैक जम गया। उसकी फिंगर हवा के अलावा कुछ नहीं पियर्स करती हुई। उसके पीछे चू शियन खड़ा था, उसका ज़ॉम्बी शाओलोंग। उसके साइड पर ओ यांग की छाती, हालांकि अब पूरी नहीं थी। एक गेपिंग होल शाओलोंग की डेवस्टेटिंग फिस्ट द्वारा उसमें ड्रिल किया गया था। खून वूंड से पोर हुआ। जब ओ यांग अपने घुटनों पर गिरा, उसकी आवाज कांपी, वीक और ब्रोकन। ये कैसे संभव है? तुम कौन हो? चू शियन ने अपना जोंगचिंग डिस्गाइज एक फ्लरिश के साथ हटाया, उसकी ठंडी आवाज हवा को काटती हुई। सेक्ट का जीनियस बस इतना ही है। वूजी सेक्ट हाइडआउट पर वापस मेलन गाय और ब्रूनेट ने मास्टर लू को अपनी एस्केप रिपोर्ट की। ये चू चैन रहे होंगे, मेलन गाय ने एक्सक्लेम किया, उसकी आवाज औ से भरी। सीनियर ब्रदर चू ने हमें 2 बार बचाया, लेकिन मास्टर लू इंप्रेस नहीं हुआ। उसकी आवाज शार्प थी जब उसने अपने ऑर्डर्स बार्क किए। इस तरह के डिसाइपल को ट्रबल कॉज करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तुम ओ यंगा से कहां मिले? मुझे अभी उसे रेस्क्यू करने ले चलो। एक आवाज टेंशन को एक नाइफ की तरह काटती हुई। जरूरत नहीं। चू शियन कमरे में कदम रखा, ओ यंग हा का सिवियर्ड सिर एक ट्रॉफी की तरह पकड़े हुए। उसकी आवाज शांत थी, लगभग कैजुअल। वूजी सेक्ट की रिफाइनमेंट डिसाइपल चू शियन अंकल लू को ग्रीट करता है। मेलन गाय की आवाज अनकंटेनेबल एक्साइटमेंट के साथ फूटी, प्रैक्टिकली उसके चारों तरफ की हवा को हिलाती हुई जब उसने चिल्लाया, सीनियर ब्रदर चू, तुम जिंदा हो? ये फ्रीकिंग अमेजिंग है। उसकी खुशी इतनी रॉ थी, ये लगभग इन्फेक्शियस थी। लेकिन उसके पास खड़े ब्रूनेट उतने एनिमेटेड नहीं थे। उसकी दृष्टि चू शियन के हाथ से लटकते सिवियर्ड सिर पर लॉक हुई। उसके चेहरे पर शॉक अनडिनाइबल जब उसने इसकी तरफ पॉइंट किया। उसके शब्द स्लो और डिसबिलीफ से भरे बाहर आते हुए, क्या ये ओ यंगा है? चू शियन का एक्सप्रेशन नहीं बदला। वो उतना ही शांत था जैसे कोई अपने डिनर प्लान्स डिस्कस कर रहा हो। खैर, मैंने जूनियर ब्रदर जंगचिंग का बदला लेने का मौका लिया, उसने कैजुअली कहा, जैसे एक बार फियर्ड जीनियस के सिर को होल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके लिए ये नहीं थी। मास्टर लू आगे बढ़ा, उसका टोन प्राइड और अमेजमेंट का मिश्रण छुपाने में असमर्थ कि वो कितना इंप्रेस था। चू शियन, तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए। जब सेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ था तुम सिर्फ ची रिफाइनिंग के 4th स्टेज पर थे, मुश्किल से स्क्रैपिंग बाय, और अब तुमने ओ यंगा को मार दिया। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि तुम कम से कम 9th स्टेज तक पहुंच गए हो। इस पर मेलन गाय का चेहरा कॉमिकली ट्विस्ट हुआ। उसकी आंखें इतनी वाइड कि ऐसा लग रहा था जैसे वे पॉप आउट हो जाएंगी। 9th स्टेज। उसकी आवाज एक स्टैमर, डिसबिलीफ हर शब्द से टपकती हुई। यहां तक कि ब्रूनेट, जो अब तक साइलेंट था, फ्लिंच किया। उसका एक्सप्रेशन उसके स्ट्रगल को बिट्रे करता हुआ कि उसने अब भी जो सुना उसे प्रोसेस करे।